तो आज की क्लास में हम द्विआधारी संक्रियाओं के कुछ गुण देखेंगे। क्या देखेंगे? द्विआधारी संक्रियाओं के गुण। हेडिंग डालो, द्विआधारी संक्रियाओं के गुण। इंग्लिश में इसको बोलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस। ठीक है, देखो भाई, पहला गुण, पहले गुण का नाम है क्रम विनिमय गुण। क्रम विनिमय गुण, क्रम विनिमय गुण कह लो या फिर क्रम विनिमय नियम कह लो, बात एक ही है। ठीक है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं कोमुटेटिव लॉ। ठीक है, क्रम विनिमय के बारे में आपने बचपन से पढ़ रखा है, पढ़ा है क्या? क्रम विनिमय क्या होता है? क्रम माने ऑर्डर, विनिमय माने चेंज करना। ठीक है, अगर आप ऑर्डर को चेंज करते हैं, मतलब ये पहले लिखा था ये बाद में लिखा था, है ना, अब की बार आपने क्या किया? ऑर्डर चेंज कर दिया। अगर आप ऑर्डर को चेंज करते हैं और आंसर सेम टू सेम रहे, तब हम ये कहते हैं कि वहां पे क्रम विनिमय नियम लगा है। ठीक है ना, तब हम क्या कहते हैं कि वहां पे क्रम विनिमय का यूज हुआ है, ऐसे बोलते हैं। ठीक है, एग्जांपल से समझो। जैसे मेरे पास एक सेट है नेचुरल नंबर का। ठीक है, इस नेचुरल नंबर के सेट में से मैं कोई दो अंक उठा लेता हूं, कोई भी दो अंक। मान लो कि एक अंक उठा लिया मैंने ए, एक अंक उठा लिया मैंने बी, कोई भी दो उठा सकता था, मैंने उनको ए और बी बोल दिया। ठीक है, और इनके बीच में ऑपरेशन लगा देता हूं प्लस का। इनके बीच में मैंने क्या कर दिया? प्लस का ऑपरेशन लगा दिया। ठीक है, अब मैं आपसे पूछता हूं कि भाई बताओ, ये जो प्लस का ऑपरेशन है, ये जो एडिशन है, वो इस नेचुरल नंबर के सेट पर क्रम विनिमय है या नहीं है? मैंने आपसे क्या पूछा कि क्या प्लस नेचुरल नंबर के सेट पर क्रम विनिमय है या नहीं है? बताइए, प्लस नेचुरल नंबर के सेट पर क्रम विनिमय है या नहीं है? तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि अगर मैं यहां पे ऑर्डर चेंज कर दूं, ए प्लस बी का मान निकाला मैंने, अगर मैं यहां पे बी प्लस ए का मान निकाल लूं, तो क्या ये इनका आंसर सेम आएगा कि नहीं आएगा? क्या इनका आंसर हमेशा सेम आएगा कि नहीं आएगा? बताइए आप। आपके आंसर बिल्कुल आएगा। आप ए प्लस बी करें या फिर बी प्लस ए करें, आंसर तो हमेशा सेम ही आता है। आप कोई भी दो नेचुरल नंबर ले लो, ठीक है, ए प्लस बी, या फिर आप बी प्लस ए कर लो, आंसर तो सेम ही आएगा ना, हमेशा सेम आएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो प्लस ऑपरेशन है वो हमारा इस नेचुरल नंबर्स के सेट पर क्रम विनिमय है। जो प्लस ऑपरेशन है वो हमारे नेचुरल नंबर के सेट पर क्या है? क्रम विनिमय है। ठीक है, ये होता है क्रम विनिमय का मतलब। आई बात समझ में? इसकी मैं डेफिनेशन लिखवाता हूं, उसके बाद और क्लैरिटी हो जाएगी आपको। देखो, एक द्विआधारी एक द्विआधारी संक्रिया, उसको मैं स्टार नाम देता हूं। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, गुणा भी हो सकती है, भाग भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए मैंने उसको स्टार नाम दे दिया। एक द्विआधारी संक्रिया स्टार समुच्चय समुच्चय एस पर क्रम विनिमय कहलाती है यदि ए स्टार बी बराबर हो बी स्टार ए के लिए, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू सेट एस। इस सेट के किन्हीं भी दो एलिमेंट्स को अगर मैं उठा लूं, इस सेट के किन्हीं भी दो एलिमेंट्स को उठा लूं और उन पर अगर मैं ए और बी, ए स्टार बी का ऑपरेशन लगा दूं, ठीक है, या फिर बी स्टार ए का ऑपरेशन लगा दूं, और इनकी वैल्यू अगर सेम आ जाए, तब हम ये कहेंगे कि ये जो ऑपरेशन है हमारा, वो हमारा इस सेट पर क्रम विनिमय है। ये जो ऑपरेशन है वो हमारा इस सेट पर क्रम विनिमय है। आई बात समझ में? यहां से मैं इस लाइन को हटा देता हूं भाई, यहां से। ठीक है ना, ताकि थोड़ा सा आसान लगे आपको, डरे मत इससे। ठीक है, अब आसान लगेगा आपको। वापस समझो, कोई भी ऑपरेशन किसी सेट पर क्रम विनिमय कब कहलाएगा?
जब ए स्टार बी और बी स्टार ए बराबर होंगे। सिंपल। कोई भी ऑपरेशन किसी सेट पर क्रम विनिमय कब कहलाएगा? जब ए स्टार बी और बी स्टार ए इन दोनों की वैल्यू अगर बराबर आ जाए तब वो क्रम विनिमय कहलाएगा। ठीक है, एग्जांपल्स कराता हूं थोड़े से, उसके बाद फिर अगले नियम पे चलेंगे। जैसे मान लो कि मेरे पास एक सेट है रियल नंबर का, ठीक है, और मैंने ऑपरेशन ले लिया मान लो गुणा का। ठीक है, अब मैं आपसे पूछता हूं कि बताओ ये जो ऑपरेशन है वो इस सेट पर क्रम विनिमय है या नहीं है? तो कैसे पता करोगे? ये ऑपरेशन इस सेट पर क्रम विनिमय है या नहीं है तो कैसे पता करोगे? आप कहोगे सर रियल नंबर्स के सेट में से कोई भी दो अंक ले लूंगा। मान लो कि एक अंक ले लिया ए, एक अंक ले लिया बी। ठीक है, इनके गुणा करूंगा क्योंकि ऑपरेशन गुणा का इसलिए मैंने इनके बीच में ऑपरेशन लगा दिया। अब अपने आप से सवाल पूछूंगा कि क्या ए गुणा बी और बी गुणा ए, क्या इनका मान हमेशा बराबर आता है कि नहीं आता? क्या इनका मान हमेशा बराबर आता है कि नहीं आता? बताइए। आप अगर दो रियल नंबर्स के गुणा कर रहे हैं तो अगर आप उनका ऑर्डर चेंज कर लें तो क्या इनका आंसर हमेशा सेम आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। ए गुणा बी करो चाहे बी गुणा ए करो, आंसर तो हमेशा सेम आता ही आता है। तो इसका मतलब क्या हो गया? हम क्या कह सकते हैं? हमें कह सकते हैं कि जो गुणा है ना वो हमारा रियल नंबर के सेट पर क्रम विनिमय है। समझे? तो कोई भी ऑपरेशन किसी सेट पर क्रम विनिमय कब कहलाएगा? जब आप उसका ऑर्डर चेंज कर दें और आंसर सेम रहे। जब आप उसका ऑर्डर चेंज कर दें और आंसर सेम रहे तब हम ये कहते हैं कि वो ऑपरेशन उस सेट पर क्रम विनिमय है। आगे बात समझ में? ठीक है, अब हम देखते हैं अगला नियम। इससे रिलेटेड और भी एग्जांपल्स कराऊंगा, लेकिन पहले एक बार आपको मैं सारे के सारे नियम लिखवा देता हूं। ठीक है ना? अगला नियम देखो भाई, दूसरा नियम है आपका साहचर्य नियम। इसको इंग्लिश में बोला जाता है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, अच्छा जी। अभी साहचर्य नियम क्या होता है वो समझो। जैसे मेरे पास कोई एक सेट है नेचुरल नंबर का, ठीक है, मैंने इस सेट के 3 अंक उठा लिए। जो साहचर्य नियम है ना वो 3 अंकों के बीच में लगता है बेटा। ठीक है, तो मैंने इस सेट के कोई 3 अंक उठा लिए। मान लो कि एक अंक उठा लिया 3, एक उठा लिया 5, एक उठा लिया 7। कितने अंक उठा लिए? 3 अंक। मैं 2 बार लिख रहा हूं, ठीक है ना? और मैंने इनके बीच में ऑपरेशन लगा दिया मान लो प्लस का। किसका ऑपरेशन लगा दिया? प्लस का। अब मैंने क्या किया? मैंने सबसे पहले इसको जोड़ा, ठीक है, और उसके बाद इसको जोड़ा। सबसे पहले इन दोनों को जोड़ा, उसके बाद इसको जोड़ा। तो आंसर देखते हैं क्या आता है। तो आ गया जी 8 जमा में 7 यानी कि 15। कितना आ गया? 15 आ गया। अब की बार मैं क्या करता हूं कि लास्ट के दो को पहले जोड़ता हूं और उसके बाद पहले वाले को जोड़ूंगा। ठीक है ना? अब देखते हैं कि आंसर क्या आता है। तो आएगा 7 और 5 12। ठीक है ना? 12 और 3 15। तो मैंने यहां पे क्या देखा कि भैया यहां पे एडिशन पे, जो एडिशन है उसमें ये फर्क नहीं पड़ा कि आप पहले किन को जोड़ रहे हो, है ना? आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। यहां पे तो मैंने पहले इन दोनों को जोड़ा और यहां पे मैंने पहले इन दोनों को जोड़ा, लेकिन हुआ क्या कि आंसर सेम आया। यहां पर भी आंसर सेम आया, यहां पर भी आंसर सेम आया। ठीक है, तो इसी को ही अपन साहचर्य नियम बोलते हैं। साहचर्य नियम क्या है कि आपने आपने अगर आपने पहले दो अंकों को जोड़ा या फिर लास्ट दो अंकों को जोड़ा, उससे आंसर पे कोई इफेक्ट ना पड़े। ठीक है ना? अगर आप पहले दो अंकों पे ऑपरेशन लगाते हैं उसके बाद फिर तीसरे पे लगाते हैं या फिर लास्ट वाले दो पे लगा के पहले पे लगाते हैं, आंसर अगर आपका सेम आ रहा है ना तब हम ये कहेंगे कि वो जो ऑपरेशन है वो उस सेट पर साहचर्य है। वो ऑपरेशन उस सेट पर क्या है? साहचर्य है। वापस समझो, इसको मैं लिख के दिखाता हूं डेफिनेशन से, अभी समझ में आएगा तुमको। मैं क्या कह रहा हूं कि कोई द्विआधारी संक्रिया एक द्विआधारी संक्रिया, इसको मैं स्टार नाम देता हूं, समुच्चय एस पर साहचर्य कहलाती है
साहचर्य कहलाती है यदि ए स्टार बी स्टार सी बराबर हो ए स्टार बी स्टार सी के। समझे? अगर मैं पहले दो पे ऑपरेशन कर लूं फिर इस पे करूं, या फिर मैं लास्ट के दो पे ऑपरेशन करके फिर पहले पे करूं, आंसर अगर सेम आ रहा है, तब मैं ये कहूंगा कि ये जो ऑपरेशन है ये हमारा इस सेट पर साहचर्य है। ये ऑपरेशन इस सेट पर क्या है? साहचर्य है। आई बात समझ में? आपने पहले दो पे ऑपरेशन किया फिर इस तीसरे पे किया, या फिर आपने लास्ट वाले दो पे ऑपरेशन किया फिर पहले पे किया, आंसर अगर सेम आया तब हम क्या कहेंगे कि ये ऑपरेशन इस सेट पर साहचर्य है। क्लियर हुआ? एग्जाम्पल से समझाता हूं। देखो, जैसे मैं सेट ले लेता हूं नेचुरल नंबर का, ठीक है, और ऑपरेशन ले लिया मैंने मान लो गुणा का। ठीक, अब मैं आपसे पूछता हूं कि बताओ यार ये जो गुणा है वो इस नेचुरल नंबर के सेट पर साहचर्य है या नहीं है? तो कैसे बताओगे? आप क्या करोगे, नेचुरल नंबर के सेट में से कोई तीन अंक उठा लोगे, ठीक है ना। जैसे मान लो कि मैंने उठा लिया 3, 4, 5, ये 3 अंक उठा लिए, ठीक है, और इनके बीच में आप गुणा का ऑपरेशन लगा देंगे क्योंकि गुणा का ऑपरेशन था, ठीक है ना। ठीक है सर जी। अब आप ये देखेंगे कि अगर मैं इन दोनों की पहले गुणा कर दूं फिर उसके बाद इसकी गुणा करूं, या फिर इन दोनों की पहले गुणा कर दूं फिर उसके बाद इसकी गुणा करूं, क्या इनका आंसर सेम आएगा कि नहीं आएगा? आप ये चेक करोगे। अगर इनका आंसर सेम आएगा तब आप ये कह देंगे कि जो गुणा है वो नेचुरल नंबर के सेट पर साहचर्य है, ठीक है ना। हर अंक के लिए ऐसा होना चाहिए। 3, 4, 5 तो मैंने एग्जाम्पल के तौर पर लिया है, ठीक है ना। आपको ये चेक करना है कि हर अंक के लिए ऐसा हो, नेचुरल नंबर के सेट में से हर वैल्यू के लिए ऐसा होना चाहिए कि भैया इसका आंसर और इसका आंसर सेम आए। हर वैल्यू के लिए ऐसा होना चाहिए, तभी आप उसको साहचर्य बोलोगे। तभी तो अपन एबीसी लेते हैं, अंक नहीं लेते। क्वेश्चन सोल्व करते टाइम तब हम क्या लेते हैं? एबीसी लेते हैं ना। यहाँ पे भी मैंने ए बी लिखवाया है, क्यों? क्योंकि भैया हर अंक के लिए ये ट्रू होना चाहिए, ठीक है ना। करते हैं सोल्व, देखते हैं क्या आंसर बराबर आता है कि नहीं आता। तो 4 दिए 12, फिर 12 की 5 से गुणा करनी है, 12 पंजे 60। यहाँ पे देखते हैं 4 पंजा 20, 20 दिया 60। तो मैंने क्या देखा भैया? मैंने ये देखा कि इनका आंसर सेम आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो गुणा है वो नेचुरल नंबर के सेट पर साहचर्य है। आई बात समझ में? कोई ऑपरेशन किसी सेट पर साहचर्य कब कहलाएगा? जब वो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा होगा। क्लियर? अब हम देखते हैं हमारा तीसरा नियम। तीसरा जो नियम है उसका नाम है हमारा बंटन नियम। बंटन नियम, इंग्लिश में इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव, बांटना, ठीक है ना। अब बंटन नियम क्या चीज है भाई वो समझो। देखो, बंटन नियम, जो बंटन नियम है ना वो दो ऑपरेशन के बीच में लगता है। बंटन नियम दो ऑपरेशन के बीच में लगता है, ठीक है। जैसे ये जो क्रम विनिमय नियम था ये हम दो अंकों के बीच में चेक करते थे, है ना, कि भैया ये दो अंक हैं, इनके बीच में हम क्रम विनिमय चेक करते थे। जो साहचर्य नियम था वो 3 अंकों के बीच में लगता था। ऐसे जो बंटन नियम है ना बेटा, वो दो ऑपरेशन के बीच में लगता है, दो संक्रियाओं के बीच में लगता है, ठीक है। आपसे क्या होगा, आपसे ये पूछ लेगा कि क्या प्लस गुणा पर बंटित है, इस तरीके से पूछेगा। या फिर आपसे ये पूछ लेगा कि क्या गुणा प्लस पर बंटित है, इस तरीके से आपसे पूछेगा, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हो वो समझ लीजिए। प्लस गुणा पर बंटित है, इसका मतलब यह हुआ कि क्या प्लस जो है वो गुणा को बांट सकती है क्या। ऐसे यहां पे गुणा प्लस पर बंटित है, इसका मतलब यह हुआ कि क्या गुणा प्लस को बांट सकती है क्या। इसको एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे मान लो कि मैंने 3 अंक ले लिए, सबसे पहले इसको देखना। मान लो कि मैंने ले लिया ए बी सी, मैंने आपसे पूछा कि क्या गुणा प्लस पर बंटित है या नहीं है। तो कैसे पता करोगे? आप ए गुणा बी प्लस सी का मान ज्ञात करोगे, ए गुणा बी प्लस सी का मान ज्ञात करोगे, और अगर इसका मान बराबर आ रहा है आपका ए गुणा बी
जमा एक ए गुणा सी के, अगर इसकी वैल्यू इसके बराबर आ रही है, दिख रहा है क्या आपको? अगर इसकी वैल्यू इसके बराबर आ रही है तब आप ये कहेंगे कि भैया गुणा जो है वो जमा पे बंटित है, गुणा जो है वो जमा पे बंटित है। अब आप कहेंगे सर ऑब्वियस ही बात है, इसकी जो वैल्यू है इसके बराबर आएगी आएगी, है ना। फिर भी चलो अपन अंक से चेक कर लेते हैं, नंबर रख के चेक कर लेते हैं। मान लो कि ए की जगह रख लिया 1, बी की जगह रख लिया 2, सी की जगह रख लिया 3। अब देखते हैं कि क्या इसकी वैल्यू इसके बराबर आती है कि नहीं आती, चेक करते हैं। ए की जगह 1 रखो तो 1 गुणा 2 जमा 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 गुणा 2 जमा 1 गुणा 3। अब देखते हैं कि क्या इसका मान इसके मान के बराबर आता है कि नहीं आता। तो 1 गुणा 2 जमा 3 कितना होता है 5, 5 एकम 5। यहाँ पे चेक करो 2 गुणा 1 2 जमा 3 गुणा 1 3, 3 और 2 कितना हो गया 5। तो मैंने क्या देखा कि भैया इनका आंसर बराबर आ गया। तो इसलिए मैं कह सकता हूं कि जो गुणा है वो जमा पर बंटित है ना। गुणा जमा पर क्या है बंटित है। कौन से सेट पर, ये कौन से अंक लिए थे मैंने, नेचुरल नंबर लिए थे, है ना। तो मैं कहूंगा कि समुच्चय n में, जो समुच्चय n है, समुच्चय n में गुणा जो है जमा पर बंटित है, इस तरीके से बोलूंगा, ठीक है ना। गुणा जमा पर बंटित है। क्यों ऐसा बोल पा रहा हूं, क्योंकि a गुणा b जमा c बराबर आ रहा है a गुणा b जमा a गुणा c के, इसलिए ऐसा बोल पा रहा हूं, ठीक है। अब मैंने आपसे सवाल पूछ लिया कि बताओ भाई क्या जमा गुणा पर बंटित है या नहीं है। गुणा तो जमा पर बंटित है, आपने चेक करके बता दिया, नेचुरल नंबर में गुणा जमा पर बंटित है, ये चेक कर दिया। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि क्या जमा गुणा पर बंटित है या नहीं है, तो कैसे बताओगे। वही सेम चीज जो यहां पे की ना, वही सेम चीज करनी है। अगर आपको जमा गुणा पर बंटित है या नहीं है ये बताना है, तो आप क्या करोगे, आप 3 अंक ले लोगे ए बी सी, ठीक है। और फिर आप क्या करोगे ए जमा बी गुणा सी, इसकी वैल्यू ए जमा बी गुणा में ए जमा सी, आप चेक करोगे क्या इसकी वैल्यू इसके बराबर आती है कि नहीं आती। अगर इसकी वैल्यू इसके बराबर आती है तब आप कहोगे कि जमा गुणा पर बंटित है। समझ रहे हैं? कोई भी ऑपरेशन किसी दूसरे ऑपरेशन पर बंटित कब होगा, जब वो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा होगा, ठीक है। अब आप इसको सोल्व करके देखिए, मान लीजिए कि ए बराबर 1 ले लिया, बी बराबर 2 ले लिया, सी बराबर 3 ले लिया। अब मैं देखता हूं कि क्या इसकी वैल्यू इसके बराबर आती है कि नहीं आती। नहीं आएगी, आप चेक करके देख लेना। 1 जमा 2 गुणा 3, यहाँ पे हो जाएगा 1 जमा 2 गुणा में 1 जमा 3। अब देखते हैं कि इसका मान इसके मान के बराबर आता है कि नहीं आता। तो 3 दूनी 6, 4 1 7, यहाँ पे 2 जमा, नहीं 2 क्यों 3 हो गया ना, 1 और 2 3 नहीं हो गया, 3 और 1 4, तो 7 और बराबर 7। अच्छा जी, बराबर आ गया। लेकिन बेटा ये सिर्फ इनके लिए आया, आप कोई दूसरे अंक लोगे ना तो बराबर नहीं आएगा। जबकि यहाँ पर जो था ना, आप कोई भी अंक ले लो, नेचुरल नंबर के सेट में से कोई भी अंक ले लो, आपको हमेशा बराबर मिलेगा। लेकिन यहाँ पर आपको सिर्फ इन तीनों अंकों के लिए ये बराबर मिल गया। समझ रहे हैं? मैथमेटिक्स में आप किसी किसी को नियम कब बोलते हैं, किसी भी चीज को नियम तभी बोलते हैं जब वो हर किसी के लिए सेटिस्फाई हो रहा हो। समझ में आई मेरी बात? तो यहाँ पर है ना, आप ए बी सी का कोई भी मान रखेंगे ना तब भी आपको बराबर मिलेगा। यहाँ पर तो तुक्का बैठ गया, मेरे को भी नहीं पता था कि भैया ये को से बराबर आ जाएगा, तुक्का बैठ गया ये हमारा। अगर मान लो कि ए बी सी की जगह में कोई दूसरा अंक रखता ना तब ये नहीं आता। रख के दिखाऊं, ए बराबर मान लो 2 रख लिया, बी बराबर मान लो 3 रख लिया, सी बराबर मान लो 4 रख लिया। अब देखते हैं कि क्या बराबर आएगा नहीं आएगा। नहीं आएगा, पक्की बात है। 2 जमा 3 गुणा 4, यहाँ पे 2 जमा 3 गुणा में 2 जमा 4, देखते हैं कि वैल्यू आती है नहीं आती। 4 3 12, 12 2 14, यहाँ पे ब्रैकेट वाले को पहले सोल्व करते हैं। 3 और 2 5 गुणा में 4 और 2 6, आया क्या बराबर? नहीं आया, वो तो तुक्का बैठ गया था। हर किसी के लिए होना चाहिए ना। यहाँ पर आप एबीसी का कोई भी मान रखोगे तो हमेशा बराबर आएगा, और यहाँ पर एबीसी का आप एबीसी का है ना, आपको हर मान के लिए ये बराबर नहीं मिलेगा। हो सकता है किसी तुक्के पे बिठ जाए, लेकिन हर किसी के लिए बराबर नहीं होगा। यहाँ पर हर किसी के लिए बराबर था, ये फर्क है ना बच्चे। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो प्लस है ना जी, वो गुणा पर बंटित नहीं है। नेचुरल नंबर के सेट में प्लस गुणा पे बंटित नहीं है, जबकि गुणा प्लस पे बंटित है। ये मतलब है हमारा बंटन नियम का। समझ में आई मेरी बात? समझे? अब मैं ना इसकी डेफिनेशन लिखवाता हूँ आपको। हर किसी के लिए ट्रू होना चाहिए ना। यहाँ पर तो हमने जैसे यहाँ पे ए बी सी का मान रखने पर बराबर आ गए थे, लेकिन वो हर किसी के लिए नहीं आया था, वो सिर्फ उसी के लिए बैठा था। अगर हर किसी के लिए आता तो यहाँ पे भी बराबर आना चाहिए था, ये नहीं आया बराबर, है ना। क्यों? क्योंकि जो प्लस है ना वो गुणा पर बंटित है ही नहीं ना, इसलिए। समझ में आ गया?
चलिए जी, इसकी डेफिनेशन लिखवाता हूं आपको मैं। लिखिए, माना कोई दो ऑपरेशन लेते हैं, मान लो एक ऑपरेशन को स्टार बोल देता हूं और दूसरे ऑपरेशन को मैं सर्कल बोल देता हूं। ठीक है, माना स्टार और सर्कल दो द्विआधारी संक्रियाएं हैं। और एस जो है वो कोई समुच्चय है। ठीक है, तो स्टार जो है वो ओ पर, या फिर आप इसको ऐसे लिखें और अच्छा रहेगा, तो एस समुच्चय में जो स्टार है वो ओ पर बंटित कहलाएगा यदि ए स्टार बी ओ सी बराबर है ए स्टार बी ओ ए स्टार सी के। कोई ऑपरेशन स्टार जो है वो उस ओ पर बंटित तब कहलाएगा जब ए स्टार बी ओ सी ये बराबर आए ए स्टार बी ओ ए स्टार सी के। अगर ये बराबर आता है तब वो बंटित है, नहीं तो नहीं है। समझे? एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको प्लस और गुणा के बारे में बताया था। अब जैसे मैं आपसे पूछ लूं कि क्या प्लस गुणा पे बंटित है या नहीं है, तो कैसे बताओगे? प्लस गुणा पे बंटित है नहीं तो कैसे बताओगे? तो जैसे यहाँ पे था ना स्टार ओ पे बंटित है नहीं, तो कैसे बताया था आपने? स्टार ये वाली चीज लगा देती। तो सेम चीज आपसे कोई पूछ ले कि प्लस गुणा पे बंटित है नहीं है, तो आप वही सेम ये जो ऑपरेशन है ना, ये आप यहाँ पे रख दो बस। सीधी सी बात ये है, जहाँ पे स्टार है वहां पे प्लस लिख दो, जहाँ पे ओ है वहां पे गुणा लिख दो, है ना? लिख देते हैं। तो ए प्लस बी गुणा सी क्या बराबर होता है ए प्लस बी गुणा में ए प्लस सी के। क्या ए प्लस बी गुणा सी ए प्लस बी गुणा ए प्लस सी के बराबर होता है क्या? हर किसी के लिए बराबर होता है? नहीं होता है। आप चाहे करके देख लीजिए, मैंने आपको करके भी दिखाया था, नहीं होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्लस जो है वो गुणा पर बंटित नहीं है। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि क्या गुणा जमा पे बंटित है या नहीं है, तो कैसे बताओगे? सेम चीज करोगे, है ना? बस यहाँ पे स्टार की जगह गुणा और ओ की जगह जमा आ जाएगा। गुणा जमा पे बंटित है या नहीं ये पूछा ना, तो स्टार की जगह गुणा और ओ की जगह जमा आ जाएगा। तो लिखो, ये हो जाएगा ए गुणा बी जमा सी बराबर होना चाहिए ए गुणा बी जमा ए गुणा सी के। क्या लेफ्ट हैंड साइड की जो वैल्यू आएगी वो राइट हैंड साइड की वैल्यू के बराबर आएगी कि नहीं आएगी? ए बी सी के किसी भी मान के लिए, हर किसी मान के लिए, क्या लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड की वैल्यू के बराबर आएगी कि नहीं आएगी? हमेशा आएगी। मैंने करके भी दिखाया था आपको। ठीक है ना? आप एबीसी का कोई भी मान रखेंगे ना, आपको हमेशा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर मिलेगा। हमेशा, हमेशा पे फोकस करिए, हमेशा मिलना चाहिए बराबर। तभी हम कह पाते हैं कि गुणा जो है ना वो जमा पर बंटित है। गुणा जो है वो जमा पर बांटने का काम करती है। यहाँ पे गुणा था, यहाँ पे जमा था, इसने बांट दिया। लेकिन जमा जो है वो गुणा पर बंटित नहीं है। नहीं बांट पाया भैया, ये आंसर गलत आ गया। तो कहाँ बांट पाया? नहीं बांट पाया। समझ रहे हैं? हर किसी के लिए सत्य होना जरूरी है भैया, ये चीज आप ध्यान रखना, है ना? एबीसी का आप कोई भी मान रखो, उसके लिए ये साइड के बराबर आएगी ही आएगी। जबकि यहाँ पे ये नहीं था। कई बार तुक्का भिड़ जाएगा, लेकिन हर किसी के लिए नहीं है। ठीक है, तो ये होता हमारा बंटन नियम। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। मैंने बहुत ज्यादा स्लो पढ़ा दिया है। ठीक है ना? तो हमने क्रम विनिमय नियम पढ़ लिया, साहचर्य नियम पढ़ लिया और बंटन नियम पढ़ लिया। अब हम इन तीनों नियमों से संबंधित कुछ प्रश्न करते हैं। अब ये वाला उदाहरण देखो भाई, आपके एनसीईआरटी बुक का है। क्या क्या कि निम्नलिखित परिभाषित प्रत्येक द्विआधारी संक्रिया स्टार के लिए निर्धारित करो कि क्या क्या ये जो स्टार ऑपरेशन है ये क्रम विनिमय है या फिर साहचर्य है, ये बताना अपने को। ठीक है ना भाई? इनमें से कौन सा ऑपरेशन जो है वो क्रम विनिमय है, कौन सा क्रम विनिमय नहीं है, कौन सा साहचर्य है, कौन सा साहचर्य नहीं, ये बताना अपने को। सीधी सी बात ये है। ठीक है ना? बहुत सिंपल है। फर्स्ट पार्ट बताता हूँ मैं आपको। फर्स्ट पार्ट में समुच्चय क्या दे रखा है आपको? इंटीजर्स का। तो आप यहाँ पे लिख दो भैया समुच्चय जो है वो हमारा दिया गया है इंटीजर्स का। ये बात लिख दो पहले। ठीक है, ऑपरेशन कैसे क्या दे रखा है? ऑपरेशन कुछ इस तरीके से है कि जो ए स्टार बी है ना वो ए माइनस बी के बराबर है। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख दो कि ए स्टार बी जो है ये बराबर दिया है ए माइनस बी के। अगला समझ में? ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो मैंने लिखा ना ए स्टार बी बराबर है ए माइनस बी के, चाहे आप इसको ऐसे लिख लो या फिर आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो ऑपरेशन है वो कुछ इस तरीके से है कि वो दो अंकों के बीच में अगर लग जाए ना
तो वो उसको माइनस में बदल देता है। चाहे आप ऐसे लिख लें, चाहे आप ऐसे लिख लें, आपकी इच्छा है। ये ज़्यादा अच्छा तरीका है लिखने का, ठीक है ना। वैसे तो इसको लिखने का और अच्छा भी तरीका हो सकता था, आप इसको ऐसे लिख दें ना, और अच्छा हो जाएगा। ऐसे, फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग्स टू सेट, क्या हमारा इंटीजर है ना, ऐसे। तो आप इसको ऐसे लिखें, चाहे ऐसे लिखें, चाहे ऐसे लिखें, आपकी मर्जी है, ठीक है। छूट मिलती है इसमें ऐसे कि भाई आप चाहें तो ऐसे लिख लो। ऐसा कोई नहीं कि भाई तुमने ऐसा क्यों नहीं लिखा कि ये ए और बी बिलोंग करता है इंटीजर इससे, ऐसा क्यों नहीं लिखा, ऐसा कोई कहने वाला नहीं होता, है ना। चाहे ऐसे लिखो, चाहे ऐसे लिखो, आपकी इच्छा होती है, आपको जो अच्छा लगे वैसा लिख सकते हो आप, आपकी मर्जी है। कोई नंबर नहीं काटता इन चीज़ों में कि भाई आपने यहाँ पे फॉर ऑल का निशान क्यों नहीं लगाया, यहाँ पे ये चीज़ क्यों नहीं लिखी, कोई नंबर नहीं काटता। ये तो आप अपनी बेहतरी के लिए जो आपको ठीक लगे वो कर सकते हो, ठीक है। मैं करूँगा भैया जी ए, इसका यूज़, आप किसी का भी कर सकते हैं। आप ये मत सोचेगा कि भैया सर ने ये किया तो मैं भी मुझे भी यही करना था, ऐसा कोई जरूरी नहीं, आप किसी का भी कर सकते हैं, ठीक है, आपकी मर्जी है। तो ये समुच्चय दे रखा है और ये हमें ऑपरेशन दे रखा है, ठीक है, ठीक है जी। हमें बताना है कि ये ऑपरेशन इस समुच्चय पर क्रम विनिमय है या नहीं है, साहचर्य है या नहीं है, ये बताना है। तो सबसे पहले हम क्रम विनिमय के लिए चेक करते हैं कि भैया ये क्रम विनिमय है या नहीं है। तो क्रम विनिमय के लिए कैसे चेक करेंगे, क्या कंडीशन होती थी क्रम विनिमय की, रफ कॉपी पे लिख लिया करो पहले आप। क्या कंडीशन होती थी, आप कहेंगे सर ए स्टार बी बराबर होना चाहिए था बी स्टार ए के। अगर ए स्टार बी स्टार ए के बराबर है तब हम कहते थे कि वो क्रम विनिमय है ना। साहचर्य की कंडीशन क्या होती थी, ए स्टार बी स्टार सी बराबर होना चाहिए ए स्टार बी स्टार सी के। अगर ऐसा है तो वो साहचर्य, नहीं तो नहीं है, ऐसे अपन बोलते थे। सेम चीज़ अपन यहाँ पे कर लेंगे। तो क्रम विनिमय दिखाना है ना कि ये क्रम विनिमय है नहीं है, तो सबसे पहले मैं ए स्टार बी की वैल्यू निकाल लेता हूँ। ए स्टार बी की वैल्यू तो दे रखी है सर, क्या दे रखी है, ए माइनस बी, ठीक है भाई। ए स्टार बी की वैल्यू निकाल दी। अब मैं बी स्टार ए की वैल्यू निकाल लूंगा। बी स्टार ए की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, अगर ए स्टार बी की वैल्यू ए माइनस बी है तो बी स्टार ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी माइनस ए आ जाएगी, है ना। ये जो ऑपरेशन है ये किस तरीके का ऑपरेशन है, ये ऑपरेशन सर जी दो अंकों को घटाने का काम करता है। तो अगर ए स्टार बी पे लगाया, ए और बी पे ऑपरेशन लगाया तो वो इनको घटाएगा, अगर बी और ए पे ऑपरेशन लगाया तो वो इनको घटाएगा, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि भैया ए और बी दो पूर्णांक है ना, तो मैंने ए माइनस बी किया या फिर बी माइनस ए किया, क्या इनका आंसर सेम आएगा, क्या ए माइनस बी और बी माइनस ए सेम होता है क्या। सोचो, दिमाग लगाओ, कोई दो अंक ले लो, कोई दो पूर्णांक ले लो, आप सोचो कि क्या ए माइनस बी और बी माइनस ए बराबर होते हैं क्या। सोचो आप, आपको अगर सर एक पूर्णांक ले लिया, मान लो मैंने 3, दूसरा पूर्णांक भी मान लो मैंने 3 ले लिया, आपके सर तीनों से 3 घटाया 0। अब मैं इनको इंटरचेंज कर देता हूँ, इस 3 को तो पहले लिख देता हूँ, इस 3 को बाद में लिख देता हूँ। अब आप कह रहे हो सर देखो जी आ गया 0 आ गया, बराबर आ गया, है ना। बेटा ये हर किसी के लिए बराबर होने ज़रूरी है, मैंने आपको क्या बताया था, मैथमेटिक्स में कोई चीज़ ट्रू तभी होती है जब वो हर किसी के लिए हो, है ना। तो क्रम नियम में भी तभी होगा जब वो हर किसी के लिए हो। यहाँ पे तो आपने सिर्फ एक अंक के लिए बराबर दिखा दिया कि देखो यार 3 माइनस 3 बराबर आ रहा है, ये इस क्वालिटी पलटी करी तब भी बराबर आ रहा है। हर किसी के लिए ये ट्रू है क्या, जैसे मान लो कि मैंने 2 और 7 ले लिया, 2 में 7 क्या आता है -5, और 7 में 2 क्या आता है 5, तो ट्रू आया यहाँ पे, नहीं आया ना। हर किसी के लिए ट्रू होना जरूरी होता है, ये चीज़ आप, मैं आपको बार बार 10 बार बता चुका हूँ ये चीज़, है ना। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि भैया ए माइनस बी बी माइनस ए हमेशा बराबर नहीं आता, हमेशा बराबर आना जरूरी होता है, हमेशा बराबर नहीं आता है यहाँ पे, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे कि यहाँ पर ए माइनस बी बराबर नहीं है बी माइनस ए के लिए हमेशा। हमेशा समझते हो, हमेशा मतलब क्या है कि भाई हर किसी के लिए बराबर नहीं है। कई बार तुक्का भिड़ जाए ए और बी का और वो बराबर दिखा दे, वह तो हो सकता है, लेकिन हर किसी के लिए बराबर हो ऐसा नहीं है भैया ये। इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया कि फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू इंटीजर्स, कि भाई हर किसी के लिए ये सच नहीं है भैया, किसी के लिए हो सकता है कि तुक्का भिड़ जाए और ये बराबर आ जाए, समझ रहे हो, हर किसी के लिए बराबर नहीं आएगा, ये बात है इसका मतलब, ठीक है ना। ये चीज लिख दी। अब ए माइनस बी क्या था, ए स्टार बी था सर, और बी माइनस ए क्या था, बी माइनस ए सर बी स्टार ए था। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, हमने यहाँ पे देखा कि यार ए स्टार बी बी स्टार ए के बराबर नहीं आया। अगर ए स्टार बी स्टार ए के बराबर नहीं आया तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो क्रम में भी नहीं है, तो बस लिख दो ये चीज़। अतः जो स्टार ऑपरेशन है हमारा वो समुच्चय z पर, इंटीजर्स का जो समुच्चय है
उस पर क्रम विनिमय नहीं है, ये बात लिख दी अपने ने बेटा। मतलब समझ में आया? ये चीज थी। तो क्रम विनिमय के लिए तो अपने ने काम कर लिया। अब हम यही सेम काम किसके लिए करेंगे बताओ? साहचर्य के लिए। साहचर्य भी तो चेक करना है ना कि साहचर्य है या नहीं है। करो अपने आप वीडियो पोस्ट करके चेक। नहीं, इसको तो आपको देखना पड़ेगा, इसके बाद वाले क्वेश्चन खुद ब खुद कर लेना। तो साहचर्य के लिए कैसे चेक करेंगे? साहचर्य नियम जो है वो 3 अंकों पे लगता है, मैंने जैसे आपको बताया। तो आपको 3 अंक मानने पड़ेंगे। माना ए बी सी कोई 3 अंक हैं किसके? इस सेट के। ठीक है। तो अब साहचर्य नियम के लिए ये वाली जो वैल्यू है और ये वाली जो वैल्यू है बराबर आनी चाहिए। अगर ये बराबर आ गई तब तो साहचर्य है, नहीं तो नहीं है। तो सबसे पहले मैं इसकी वैल्यू निकाल लूंगा, ए स्टार बी स्टार सी, इसकी वैल्यू निकालूंगा भाई मैं। तो ए स्टार बी की वैल्यू तो अपने को दे रखी है क्वेश्चन में। क्या दे रखी है? ए माइनस बी। तो ए स्टार बी की जगह तो मैंने ए माइनस बी लिख दिया। सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करते हैं बेटा। ब्रैकेट के जो अंदर लिखा हुआ है ना उसको सोल्व कर लिया करो पहले। उसको सोल्व कर लिया और जो बच गया उसको एज इट इज लिख लिया करो। समझ में आ गई? अब देखो यहाँ पे ये ऑपरेशन लग रहा है। अब इसको पूरे को एक नंबर मान लो। ये जो आप देख रहे हो ना ए माइनस बी, इसको आप 2 अंक मत मानो, इसको पूरे को एक एक नंबर मान लो, एक संख्या है ना, जैसे डब्लू मान लो इसको लेट से। ठीक है, मन में कुछ ना कुछ इसको मान लो। अच्छा जी, ये एक अंक हो गया, ये दूसरा अंक है ना। इन दोनों अंकों के बीच में ये ऑपरेशन लग रहा है। ठीक है, और ये ऑपरेशन काम क्या करता है? ये ऑपरेशन जो है, ये ऑपरेशन इन दोनों को घटाने का काम करता है। ये ऑपरेशन जिन संख्या के बीच में लग जाएगा ना उनको घटाने का काम करेगा। तो सेम चीज यहाँ पे है, ये ऑपरेशन इन 2 संख्याओं के बीच में लग गया तो क्या करेगा? इन दोनों को घटाने का काम करेगा। घटाओ, फिर इसको घटा देते हैं जी। तो ये हो जाएगा ए माइनस बी माइनस सी। याद बात समझ में आ गई? ठीक है, ठीक है सर जी। तो इसकी वैल्यू तो ये आ गई। अब अपने को इसकी वैल्यू निकालनी है भाई। ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, इसकी वैल्यू निकालनी है ना। तो सबसे पहले ब्रैकेट वाले को सोल्व करेंगे सबसे पहले। तो ए का तो ए रखा, बी ऑपरेशन सी क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर ये जो ऑपरेशन है ये घटाने का काम करता है, तो जो बी ऑपरेशन सी है वो बी माइनस सी हो जाएगा, है ना। ये ऑपरेशन जिनके बीच में लग जाता है उनको घटा देता है, तो घटा दिया भैया। अच्छा जी, अब ये जो ऑपरेशन है वो इसके बीच में और इसके बीच में लग गया, इसके बीच में और इसके बीच में लग गया। तो अब ये क्या करेगा? इनको घटा देगा, क्योंकि इसका काम ही है घटाने का। तो घटाओ भाई, थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। तो ये हो जाएगा ए माइनस बी, ब्रैकेट लगा देना, ऐसा हो जाएगा। इन दोनों को घटाने का काम करेगा ना, तो ए माइनस, इसको सेम टू सेम चिपका दिया। तो ये हो जाएगा ए माइनस बी जमा सी। समझे? अब देखो ए स्टार बी स्टार सी इसके लिए तो ये आ रही थी भाई, और ए स्टार बी स्टार सी इसके लिए ये आ रही है। क्या ये दोनों बराबर दिख रहे हैं आपको? क्या ये दोनों बराबर हैं, हाँ या ना? आपका आंसर नहीं है तो यहाँ पे लिख दो। यहाँ पर ए माइनस बी माइनस सी जो है ये बराबर नहीं है भैया ए माइनस बी जमा सी के। ठीक है ना। फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू हमारा इंटीजर। फॉर ऑल का मतलब यहाँ पे पता है क्या है? फॉर ऑल का मतलब ये है कि भैया ये दोनों हर किसी के लिए बराबर नहीं है। भाई किसी के लिए हो सकता है कि तुक्का भिड़ जाए, ठीक है ना, लेकिन हर किसी के लिए बराबर हो ऐसा नहीं है भैया। ये मतलब है, समझ रहे हो? आप ये मत सोचना कि यार हर किसी के लिए बराबर नहीं है, लेकिन अगर हम ए बी सी की वैल्यू ए बी सी की वैल्यू 0 0 0 रख लें तब तो बराबर है ना। हर किसी का यहाँ पे मतलब ये है कि भाई थोड़ा सोच रहे हो, हर किसी का यहाँ पे क्या मतलब है कि यार हर किसी के लिए बराबर नहीं है। ये हो सकता है कि तुक्का भिड़ के किसी का बराबर हो जाए। यहाँ पर ये जो चीज लिखी है ना मैंने, इसका ये मतलब है कि भैया हर किसी के लिए बराबर नहीं है। हो सकता है कि किसी अंक के लिए तुक्का भिड़ के बराबर हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर अंक के लिए बराबर होगा, ऐसा नहीं है ये मतलब है इसका। समझ रहे हो मेरी बात को? अब जैसे मान लो कि यहाँ पे ये बराबर आ जाता, मान लो ये जो चीज है ये अगर बराबर आ जाती तो इसका क्या मतलब होता कि भैया ये हर अंक के लिए बराबर है, आप कुछ भी रख लो ये बराबर आएगा। ठीक है, और यहाँ पर अगर ये ऐसा कांटा लगा हुआ है तो इसका क्या मतलब है कि हर किसी के लिए बराबर नहीं है ये। हो सकता है कि किसी तुक्का भिड़ के किसी अंक के लिए बराबर हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर किसी के लिए बराबर हो, ऐसा नहीं है। समझ रहे हो मतलब? समझ रहे हो इस चीज का? ये चीज है। क्लियर हुआ? अच्छा जी, तो ये दोनों बराबर नहीं है ना। तो ये किसके बराबर था? ए कहाँ गया? ए माइनस बी माइनस सी किसकी वैल्यू थी? ये सर जी इसकी वैल्यू थी, तो इसकी जगह मैंने लिख दिया ये ए स्टार बी स्टार सी। ये किसकी वैल्यू थी?
सर ये जो है ना वो इसकी वैल्यू थी, तो इसकी जगह मैं लिख देता हूँ ए स्टार बी स्टार सी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वैल्यू इस वैल्यू के बराबर नहीं है, और जब ये वैल्यू इस वैल्यू के बराबर नहीं है, जब ये दोनों बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो साहचर्य नहीं है। तो लिख दो, अतः जो स्टार ऑपरेशन है भैया वो हमारा इस इंटीजर पर, इस इंटीजर्स के सेट पर साहचर्य नहीं है। समझ में आई मेरी बात? ये चीज है, समझे? इस तरीके से प्रश्न को सोल्व करना है। सबसे पहले समुच्चय लिख दो, ऑपरेशन लिख दो, फिर क्रम विनिमय के लिए कंडीशन है कि भैया ए स्टार ए कहाँ गया, ए स्टार बी स्टार ए के बराबर होनी चाहिए, है ना? अगर है तब वो क्रम विनिमय है, नहीं तो नहीं है। ऐसे ही साहचर्य के लिए भी कंडीशन है कि भैया ये इसके बराबर होना चाहिए, अगर है तो वो साहचर्य, नहीं तो नहीं है। तो हमने चेक कर लिया कि भैया क्या है, बराबर है कि नहीं है, इसके लिए निकाले, इसके लिए निकाले, तो मैंने देखा यार ये तो बराबर नहीं है, तो क्रम विनिमय नहीं है। फिर मैंने ये चेक करना था कि क्या ये बराबर है या नहीं है, तो मैंने क्या किया, इसके लिए निकाल ली, इसके लिए निकाल ली, फिर मैंने देखा यार इसकी वैल्यू इसके वैल्यू के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ये साहचर्य नहीं है। इस तरीके से प्रश्न को डील करना है और इस तरीके से हमने लिखना है, ठीक है? अब कई बच्चे पता क्या है, कई बच्चे टेंशन लेते हैं, सर वो सोचते हैं कि सर अगर मैंने मान लो कि ये चीज़ नहीं लिखी तो क्या नंबर कट जाएगा? नंबर तो नहीं कटेगा बेटा, लेकिन है ना थोड़ा सा वो हो जाता है, नंबर कोई नहीं काटेगा। आप ये मत सोचिए कि ये चीज़ नहीं लिखूंगा तो नंबर कट जाएगा, या फिर ये चीज़ नहीं लिखूंगा तो नंबर कट जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है ना? आप ऐसे मत समझिए कि नंबर कट जाएगा, लेकिन आप अपनी समझ के लिए मतलब समझिए कि यार इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, अपनी समझ के लिए करिए, ठीक है ना? तो ये चीज़ है, क्लियर? अब देखो, ये तो हमने करा है सिर्फ फर्स्ट पार्ट, अभी तो और भी पार्ट बाकी हैं भाई। ऐसे दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ये सारे पार्ट आप खुद ब खुद करना, बिल्कुल सेम टू सेम इसी तरीके से, यही पैटर्न से आपको सोल्व करना है। कर लोगे? आई होप सो आपको इतनी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि आप खुद ब खुद कर लेंगे, खुद ब खुद कर लेना बेटा। अब यहाँ पे आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ बेटा, जैसे यहाँ पे देखो जेड प्लस लिखा है, जेड प्लस का क्या मतलब होता है? जेड प्लस का मतलब होता है पॉजिटिव इंटीजर्स का समूह। पॉजिटिव इंटीजर मतलब 1 2 3 इस तरीके से, समझ रहे हैं? जेड प्लस का मतलब ये है। आई बात समझ में? अब जेड प्लस की जगह और कुछ लिखा होता, जैसे मान लो कि क्यू प्लस लिखा होता, तो क्यू प्लस का मतलब क्या होता? क्यू प्लस का मतलब होता कि पॉजिटिव परिमेय संख्याओं का समूह, यानी कि 0 1 2, नहीं ऐसे क्यों? क्योंकि परिमेय संख्याएं तो यार अनंत आती है ना, तो ऐसे नहीं लिखोगे, 0 से लेकर के इन्फिनिटी ऐसे लिखोगे, ये हो गया, ठीक है? अच्छा जी, अगर मान लो कि आर प्लस लिखा होता, अब देखो कई क्वेश्चंस में आर प्लस का जो मतलब है वो ये होता है बेटा, और कई क्वेश्चन में आर प्लस का जो मतलब है वो ये होता है, ठीक है? जिस क्वेश्चन में आर प्लस का मतलब ये होगा ना, वहां पे वो क्वेश्चन में मेंशन करेगा, ठीक है ना? मैं यहाँ पे क्या पता क्वेश्चन लिखते समय ये ना बताऊं कि आर प्लस का क्या मतलब है, लेकिन अगर पर्सन आपके उसमें आया ना, आपकी एनसीईआरटी बुक में है, या फिर कोई पर्सन आपका आपके पेपर में आया है, ठीक है ना, तो वहाँ पे वो बताएगा कि आर प्लस का मतलब क्या है, ठीक है? मैं फिर भी कह देता हूँ कि आर प्लस का कई बुक में तो मतलब ये दे रखा है, आर प्लस का कई बुक में मतलब ये दे रखा है, ठीक है ना? लेकिन जब ये क्वेश्चन आएगा ना आपके एग्जाम में कि भैया आर प्लस लिखा है उस क्वेश्चन में, तो वहाँ पे आपको वो बता देगा कि आर प्लस हमने इसको मानना है या फिर आर प्लस हमने इसको मानना है, वो क्वेश्चन में बताएगा। तो इसलिए आप कंफ्यूज मत होइएगा कि यार आर प्लस का मतलब ये मानूं कि ये मानूं, वो क्वेश्चन वाला अपने आप बता देगा आपको कि भैया आर प्लस का मतलब ये मानना है कि ये मानना है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है आर प्लस का मतलब, मैं आपकी क्लियरिटी के लिए बता देता हूँ, ठीक है ना? लेकिन क्वेश्चन वाला आपको बता देगा, तो इसकी आप हेडेक मत लीजिएगा। समझ में आ गई? हाँ, जेड प्लस का मतलब हमेशा यही होता है, क्या प्लस का मतलब हमेशा यही होता है, क्लियर? अब तो कोई डाउट नहीं है? चलिए भैया, अब हम देखते हैं अगले प्रश्न को, आप इसके बाकी पार्ट्स खुद ब खुद कर लेना भैया, ठीक है? अगला प्रश्न देखो, ये भी आपके एनसीईआरटी बुक का ही प्रश्न है बेटा, ठीक है? क्या कि मान लो कि एक सेट है नेचुरल नंबर का, ठीक है भैया? समुच्चय में क्या दे रखा है? समुच्चय दे रखा है सर हमें सभी प्राकृत संख्याओं का, है ना? अच्छा जी, इस सेट में एक द्विआधारी संक्रिया स्टार है, और ये जो स्टार ऑपरेशन है ना, ये कुछ इस तरीके से है कि अगर ये दो अंकों पे लगेगा ना, जैसे ए स्टार बी पे लगा, तो वो क्या रिटर्न करेगा? वो ए और बी का एलसीएम रिटर्न करेगा, ये मतलब है। ये जो ऑपरेशन है बेटा, ये कुछ इस तरीके से है कि अगर ये किन्हीं दो अंकों पे लगा ना, तो ये हमें क्या रिटर्न करेगा? उन दोनों का एलसीएम, ए और बी का एलसीएम रिटर्न कर देगा। ये अगर ए और बी पे लगा तो ए और बी का एलसीएम रिटर्न करेगा, किसी और अंकों पे लगा तो उनके बीच का एलसीएम रिटर्न करेगा, ये बात है। हमें ज्ञात करना है कि भैया अगर हम ये ऑपरेशन इन दोनों अंकों के बीच में लगाएंगे तो क्या मिलेगा, ये ऑपरेशन इन दोनों के बीच में लगाएंगे तो क्या मिलेगा, यानी कि इन दोनों का एलसीएम ही मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है।
तो उसका एलसीएम निकाल के दे देना इसको, ठीक है। फिर बोला कि ये जो ऑपरेशन है क्या ये क्रम विनिमय है या नहीं है, बता देंगे क्या दिक्कत है। ये जो ऑपरेशन है साथ चल रहे हैं या नहीं है, ये भी बता देंगे। फर्स्ट पार्ट में हमें 5 और 7 के बीच में ये ऑपरेशन लगाना है भाई, ठीक है। अब ये ऑपरेशन क्या काम करता है, ये ऑपरेशन जिनके बीच में लगता है ना उनका एलसीएम रिटर्न करता है। तो अगर ये ऑपरेशन इन दोनों के बीच में लगा है तो ये क्या रिटर्न करेगा, 5 और 7 का एलसीएम रिटर्न करेगा भैया, है ना। अब 5 और 7 का एलसीएम क्या होता है बताइए, 5 और 7 का एलसीएम होता है 7 पंजा 35, 35 होता है। एलसीएम निकालना तो आता होगा, बचपन में निकालना सिखाया जाता है। तो 7 और 5 का एलसीएम क्या हो गया, 35 हो गया। तो इसने क्या रिटर्न कर दिया, 35, ये आ गया हमारा आंसर, है ना। एक तो ये कर लिया अपन ने। अब हमें इनके बीच में भी ऑपरेशन लगाना है, 20 और 16 के बीच में भी ऑपरेशन लगाना है। तो 20 और 16 के बीच में अगर ऑपरेशन लगा तो हमें ये क्या रिटर्न करेगा, 20 और 16 का एलसीएम रिटर्न करेगा, 20 और 16 का एलसीएम रिटर्न करेगा भाई। और 20 और 16 का एलसीएम क्या होता है बताओ। तो आप कहेंगे सर ये होगा 16 दूनी 32, 16 43, 16 चौके 64, है ना, 20 40 60 80, 16 पंजा 80, 80 आएगा। इनका एलसीएम क्या आ जाएगा, 80 आ जाएगा, ठीक है ना। एलसीएम का मतलब क्या होता है कि भाई 20 की टेबल आप चालू कर दो, 16 की टेबल आप चालू कर दो, है ना। और इन दोनों की टेबल में जो सबसे पहला अंक आएगा ना कॉमन, वो इनका एलसीएम होता है। जैसे 20 की टेबल चालू करना, 20 40 60 80, 16 की टेबल चालू करना, 16 32, 16 32, 16 43, 16 चौके 64, 16 पंजा 80 होता है क्या, समझ रहे हो। तो इन दोनों की टेबल में जो सबसे पहला अंक कॉमन आएगा, क्या कॉमन आया, 80, तो इनका एलसीएम क्या हो गया, 80 हो गया। ऐसे एलसीएम ज्ञात करने का शॉर्ट ट्रिक है ये, ठीक है ना। और लंबे तरीके तो अपने बचपन में सीखे ही हैं, क्लियर। तो पहला पार्ट खत्म। अब हमें दूसरा बताना है कि क्या ये संक्रिया क्रम विनिमय है या नहीं है। तो कैसे बताओगे, आपको इसे क्रम विनिमय के लिए सबसे पहले हम ए स्टार बी की वैल्यू निकाल लेंगे भाई। ए स्टार बी की वैल्यू तो सर दे रखी है, ए और बी का एलसीएम ये दे रखा अपने को, ठीक है भैया, है ना। अच्छा ए और बी है क्या, ए और बी कोई दो अंक हैं, किसके दो अंक हैं, कहाँ गया, हमारे इस सेट के दो अंक हैं। तो है ना, इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले अगर आप एक बात और लिख दें, आप ये कह दें कि माना ए कोमा बी कोई दो अंक है इस नेचुरल नंबर के सेट के, तो और बढ़िया रहेगा। नहीं लिखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये लिख देंगे तो और बढ़िया रहेगा, ठीक है। अब देखो, अब निकालते हैं ए स्टार बी की वैल्यू। मैंने पिछले क्वेश्चन में ख्याल से ये बात नहीं लिखी होगी, है ना। तो मैं यही तो कह रहा हूँ, अगर नहीं लिखेंगे तो कोई समस्या नहीं है, ऐसा नहीं कि नंबर काट लेगा, ऐसा नहीं है, लेकिन लिख देंगे तो और बढ़िया रहेगा, ठीक है। तो ए स्टार बी क्या हो जाएगा, ए स्टार बी जो है वो ए और बी का एलसीएम है भैया। ये जो ऑपरेशन है वो अगर किन्हीं दो अंकों के बीच में लगाओगे तो वो उनका एलसीएम रिटर्न करेगा, ठीक है। अच्छा जी, ए स्टार बी की वैल्यू तो ये है। अब मैं बी स्टार ए की वैल्यू निकालता हूँ। बी स्टार ए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सर बी और ए का एलसीएम, ठीक है। अब मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ कि भाई मैंने 20 से 16 का एलसीएम निकाला, या फिर मैं 16 और 20 का एलसीएम निकालता, एलसीएम तो दोनों बराबर ही आते हैं ना, एलसीएम तो दोनों बराबर ही आते हैं भैया। तो वही चीज यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे भाई साहब ए और बी का एलसीएम निकालो, या फिर आप बी और ए का एलसीएम निकालो, आपको बराबर ही मिलेगा, आपको हमेशा बराबर ही मिलेगा। इसका एलसीएम निकालो चाहे इसका एलसीएम निकालो, एलसीएम बराबर ही मिलना बेटा, ठीक है। तो ए और बी का एलसीएम को हमने क्या माना था, ए स्टार बी, ये देखो। बी और ए का एलसीएम को क्या माना था, बी स्टार ए। तो यहाँ पे मैंने क्या देखा कि अगर ए और बी नेचुरल नंबर के सेट के कोई दो एलिमेंट हैं तो उनके लिए ए स्टार बी और बी स्टार ए बराबर आ रहा है। ठीक इसी प्रकार से जो ए स्टार बी है वो हमेशा बराबर आएगा बी स्टार ए के फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। आप नेचुरल नंबर के सेट का कोई भी दो एलिमेंट ले लो, यहाँ पे तो मैंने दो एलिमेंट लिए थे, कोई अपनी मर्जी से मान लिए थे। अब यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ कि नेचुरल नंबर के सेट का कोई भी दो एलिमेंट ले लो, आप हमेशा ये पाओगे कि ये हमेशा इसके बराबर है। कोई भी दो एलिमेंट ले लो आप, उनके लिए आप इन दोनों को हमेशा बराबर पाओगे, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया। समझ रहे हैं, ये लिखने का तरीका है कि आप मतलब किस तरीके से लिख सकते हैं, बेहतर किस तरीके से लिख सकते हैं, वो तरीका है ये। अगर आप ये चीज़ नहीं लिखेंगे ना, नंबर नहीं काटता कोई, ठीक है। लेकिन ये बेहतर है बस, और अच्छा तरीका है लिखने का। तो हमने लिख दिया कि भैया ये दोनों बराबर आएंगे, आप ए और बी का कोई भी मान डालो, हमेशा हमेशा के लिए ये बराबर आएंगे अपने।
ये बात लिख दी, बस हो गया। अतः ये जो ऑपरेशन है ये हमारा नेचुरल नंबर के सेट पर क्या है, क्रम विनिमय है। कहानी खत्म। समझ में आया कैसे किया? तो इस तरीके से हमने क्रम विनिमय दिखा दिया। क्लियर हुआ? अब आप साहचर्य भी दिखा सकते हो। नीचे दिखाऊं? तीसरा, साहचर्य दिखाने के लिए आप क्या लिखोगे? माना ए बी सी कोई 3 एलिमेंट है इस सेट के। अब ए बी सी अगर कोई 3 एलिमेंट हैं तो सबसे पहले मुझे वैल्यू निकालनी पड़ेगी ए स्टार बी स्टार सी की। अब इसके लिए कैसे निकालेंगे? ए स्टार बी की तो वैल्यू दे रखी है अपने को, ब्रैकेट वाले को पहले सोल्व करते हैं ना। तो ये ऑपरेशन क्या करता है, जैसे ए स्टार बी है तो ये ऑपरेशन क्या करेगा, ए और बी का एलसीएम दे देगा आपको। ठीक है, अच्छा जी। फिर यहाँ पे लिखा है स्टार सी। अब देखो ए स्टार बी तो ये सेम का सेम रखा है ना। अब इस पूरे को एक संख्या मान लो, ए और बी का जो एलसीएम है वो कोई एक नंबर ही तो आएगा। ए और बी का जो एलसीएम है वो कोई संख्या ही तो आएगा बेटा, संख्या ही तो आना है ना। तो देखो ये कोई एक नंबर है, ये कोई एक नंबर है, इनके बीच में स्टार ऑपरेशन लग रहा है। ये ऑपरेशन क्या करता है, ये ऑपरेशन जो है ये इन दोनों का एलसीएम आपको देता है। तो इस ऑपरेशन ने क्या किया होगा, इस ऑपरेशन ने ए और बी का जो एलसीएम है और जो सी का एलसीएम है उन दोनों का एलसीएम दे दिया होगा। ठीक है ना। तो हम कह देंगे कि भैया ये जो हमें रिटर्न करेगा वो रिटर्न करेगा ए और बी का एलसीएम और सी, ये एक संख्या थी, ये एक संख्या थी, इन दोनों संख्याओं का एलसीएम दे देगा। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, मैं इतना 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 बड़ा बड़ा नहीं लिखूंगा। कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि ये जो हमें वैल्यू रिटर्न करेगा ना बेसिकली, ये हमारा ए बी और सी इन तीनों का एलसीएम दे देगा। सिंपल सी बात ये है। ये हमें क्या रिटर्न करेगा, ए बी सी का एलसीएम। आप खुद सोच सकते हो ना कि भाई मान लो कि मेरे पास ये एग्जांपल ले लो, ये कहाँ गया, 5 से 7 का ले लो लेट से। मेरे पास कोई दो अंक हैं 5 7 और एक कोई और अंक ले लो लेट से कि 14। ठीक है। अब देखो अगर मैं इन दोनों को पहले सोल्व करता हूँ तो इन दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, 35। ठीक है। अच्छा जी। अब मैं अगर इन दोनों को सोल्व करता हूँ तो 35 और 14 का एलसीएम क्या होता है, 70 होता है। क्योंकि इन दोनों की टेबल में जो जो सबसे पहला अंक कॉमन आता है ना वो 70 आता है। ठीक है। तो मैंने क्या देखा कि भैया इसका आंसर 70 आ गया। अब जो 70 आंसर है ये बेसिकली 5 7 और 14 इनका इकट्ठे का तो एलसीएम है। 5 7 और 14 का एलसीएम आप निकालना, क्या आएगा, 70 ही तो आएगा। भाई इन तीनों का आपने एलसीएम निकालना है ना। इन तीनों का एलसीएम इन तीनों का एलसीएम का मतलब क्या हो गया कि इन तीनों की आप टेबल चालू कर दें और उन तीनों की टेबल में जो सबसे पहला अंक कॉमन आएगा इन तीनों में वो इसका एलसीएम होगा। तो जो 70 है वो बेसिकली इन तीनों का ही तो एलसीएम है। 5 की टेबल चालू करना, 5 10 15 20 ऐसे करते 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 70 तक पहुंचोगे कहीं ना कहीं। 7 की टेबल चालू करना, 7 14 7 21 7 28 ऐसे करते करते 70 तक पहुंच जाओगे। 14 की टेबल चालू करना, 14 28 42 ऐसे करते करते 70 तक पहुंच जाओगे। तो जो सबसे पहला कॉमन अंक जो इन तीनों में आ रहा है वो 70 ही है। तो इसका मतलब क्या हो, ये जो हमारा आंसर आया है वो बेसिकली इन तीनों का एलसीएम है। तो वही तो मैंने चीज लिखी है कि भैया इन दोनों का जो एलसीएम आया और इसका जो एलसीएम आएगा, इन दोनों का जो एलसीएम आया उसका अगर हम इसके साथ एलसीएम लेंगे तो बेसिकली वो इन तीनों का ही तो एलसीएम होगा। तो वही बात मैंने यहाँ पे लिख दी। समझ में आया, फील आया ये चीज? ठीक है। तो भैया ये कहानी हो गई खत्म। अच्छा जी, ये तो हमने ये कर लिया। अब हम किसके लिए निकालेंगे, ए स्टार बी स्टार सी की। ये भी इसका जो मान आएगा वो भी यही आएगा, करके भी दिखा देता हूँ। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, ये हो जाएगा सर हमारा ए स्टार, सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, बी स्टार सी का मतलब क्या होता है, बी और सी का एलसीएम। ठीक है ना। तो इसको आपने लिख दिया, इसको आप एक अंक मान लो। ये नंबर और ये नंबर, इन दोनों नंबर का जो एलसीएम होगा वो असल मायने में एबीसी का तो एलसीएम होगा, है ना। तो इसी बात को वापस लिख दिया मैंने। भाई इसका ये नंबर और ये नंबर, इन दोनों नंबर का आपने एलसीएम लेना है तो असल मायने में वो इन तीनों नंबर का तो एलसीएम आएगा। तो उसी चीज को तो लिख दिया मैंने। अब देखो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि भाई इसकी वैल्यू भी ये आई और इसकी वैल्यू भी ये आई, तो इसका मतलब ये दोनों बराबर है। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं भैया, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ए स्टार बी स्टार सी ये बराबर आ रहा है ए स्टार बी स्टार सी के। और जब ये बराबर आ जाता है तो हम क्या कहते हैं, हम ये कहते हैं कि भैया ये हमारा
कौन सा नियम है, ये हमारा साहचर्य, ये ऑपरेशन साहचर्य है, ये ऑपरेशन साहचर्य है, ऐसे लिखते हैं, बस लिख दो, है ना। और यहाँ पे लिख देना इसी प्रकार, इसी प्रकार, ये तो हमने 3 अंक माने उसके लिए लिया है। इसी प्रकार हम क्या कह सकते हैं कि जो A स्टार B स्टार C की जो वैल्यू है वो A स्टार B स्टार C के वैल्यू के बराबर होगा फॉर ऑल A, B, C बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। समझ रहे हैं कि भैया आप ABC का कोई भी मान रख लें, आपको हमेशा यही पर ये दोनों बराबर मिलेंगे। तो ये बात को लिख दिया। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये जो ऑपरेशन है हमारा, ये नेचुरल नंबर के सेट पर साहचर्य है। कहानी खत्म। समझे? देखो कितनी अच्छी तरह से आपने लिखा है, सारी बातें लिखी हैं। समझ रहे हो? ये चीज है, समझ में आया? अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। अब ये वाला प्रश्न देखो, ये भी आपके एनसीईआरटी बुक का ही है, ठीक है ना। अब से जो है मैं जो टॉपिक आपको पढ़ा रहा हूँ, टॉपिक वाइज कोर्स ही है, लेकिन जो टॉपिक मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उस टॉपिक से रिलेटेड जो एनसीईआरटी में क्वेश्चन है ना, वो सारे के सारे मैं वीडियो में ही करा रहा हूँ, ठीक है ना। मैं आपको डीपीपी में दे ही नहीं रहा। कई बच्चों को समस्या थी कि सर हमें एनसीईआरटी के क्वेश्चन नहीं निकल रहे हैं एनसीईआरटी, तो बेटा मैं उनको वीडियो में करा देता हूँ। समझ रहे हैं? एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करवा रहा हूँ, ऐसा नहीं कि एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा, एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवाऊंगा, लेकिन उस टॉपिक से संबंधित जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन होंगे ना, वो मैं वीडियो में ही करा दूंगा, डीपीपी में दूंगा ही नहीं। समझ रहे हैं? उस टॉपिक से संबंधित जो क्वेश्चन होंगे वो वीडियो में ही आ जाएंगे बेटा, ठीक है। एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आ जाएंगे और आपकी इस बुक के भी क्वेश्चन आ जाएंगे, लेकिन जो है वो सीरियल वाइज नहीं होगा। आप ऐसे मत करिएगा कि सर फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा कराइए कि फर्स्ट क्वेश्चन ये, फिर सेकंड ये, फिर थर्ड ये, ऐसे ऐसे नहीं होगा बेटा। क्योंकि एनसीईआरटी में क्या है कि कई क्वेश्चन आगे पीछे करके दे रखे हैं, तो मुझे ऐसा लगेगा ना कि ये क्वेश्चन मैं पहले कराऊंगा तो बढ़िया रहेगा, ये क्वेश्चन बाद में कराऊंगा तो बढ़िया रहेगा, तो उसी हिसाब से अपन कराएंगे। और टॉपिक वाइज में तो बीच बीच में से क्वेश्चन उठेंगे ना, हाँ, लेकिन आपके एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन वीडियो में आ जाएंगे, ये बात पक्की है, अगर आप टॉपिक वाइज करते हैं तो। डीपीपी आप लगा लेंगे तो बहुत बढ़िया है, बहुत हद से ज्यादा बढ़िया है अगर आप डीपीपी लगाते हैं तो। समझ रहे हैं? देखिए क्या कह रखा है कि मान लो कि नेचुरल नंबर का सेट है, समुच्चय हमें दे रखा है किसका, नेचुरल नंबर का सेट दे रखा है, और ऑपरेशन जो है वो कुछ इस तरीके से दिया है कि जो A स्टार B है वो हमारा A तथा B का HCF है, ये बात बोल रखी है। अब देखो इतना बड़ा बड़ा लिखने के बजाय मैं एक काम कर सकता हूँ, मैं इसको थोड़ा छोटा लिख लेता हूँ, मैं इसको ऐसे कह देता हूँ HCF है भैया A और B का, ऐसे, ठीक है। ये ज़्यादा बढ़िया रहेगा। पिछले क्वेश्चन में भी आप कर सकते थे, नहीं भी करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, अब ये कह रखा है कि ये जो ऑपरेशन है ना, ये द्विधाई संक्रिया है, इसने पहले से दे रखा है ना। हमें बताना है कि ये जो संक्रिया ये क्रम निम्न है या नहीं है, ये जो संक्रिया साहचर्य है नहीं है, बस ये 2 चीज अपने को बतानी है। अगर मान लो कि बोलता कि दर्शाओ कि ये द्विधाई संक्रिया है नहीं है, तो अपने को 3 चीज दिखानी पड़ती है, द्विधाई संक्रिया भी दिखानी पड़ती है, क्रम निम्न भी दिखानी पड़ती है, साहचर्य भी दिखानी पड़ती है ना। अब इसने सिर्फ ये कहा है कि क्रम निम्न और साहचर्य दिखाओ, ये मत दिखाओ कि द्विधाई है या नहीं है, उसने कुछ बोला ही नहीं, जो चीज पूछी है ना सिर्फ वही बताएंगे, ठीक है ना। इसने पूछा क्रम विनिमय और साहचर्य दिखाओ, तो सिर्फ क्रम विनिमय और साहचर्य ही दिखाएंगे, बाकी और किसी में हाथ नहीं डालेंगे अपना, ऐसे ही, ठीक है। तो क्रम विनिमय दिखाते हैं, आप खुद ब खुद दिखा सकते हो, ये पिछले जैसा ही है बिल्कुल, ठीक है। क्रम विनिमय कैसे दिखाओगे? आपको अगर माना ए और बी कोई 2 एलिमेंट हैं जो कि किस से बिलोंग करते हैं, हमारे इस सेट से बिलोंग करते हैं, तो हम A स्टार बी निकालेंगे, फिर B स्टार ए निकालेंगे। अगर इनकी वैल्यू बराबर आ जाती है तब तो ये क्रम विनिमय है, नहीं तो नहीं है, ठीक है। तो यार ये क्वेश्चन आप खुद ब खुद कर लेना, बिल्कुल सेम टू सेम, जहां पे एलसीएम लिखा था वहां पे HCF चेप दो, बाकी सारा क्वेश्चन सेम है, साहचर्य के लिए भी बिल्कुल सेम है, तो इसको आप खुद करना, ठीक है। कर लोगे? अगला क्वेश्चन करता हूं मैं। ये क्वेश्चन भी आप बेटा खुद ब खुद करना, क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं बार बार, कुछ इसमें नया नहीं है कि जो मैं आपको बताऊं, है ना। क्या क्या लिखा है कि एक समुच्चय है रैशनल नंबर का, और ये आपको संक्रियाएं दे रखी हैं, है ना। आपको बताना है कि कौन सी संक्रिया क्रम विनिमय है और कौन सी साहचर्य है, बता देना। फिर वही जैसे जिस तरीके से मैंने पहले क्वेश्चन कराया उसी तरीके से, उसी पैटर्न पे चलते हुए आप क्वेश्चन कर सकते हो, बिल्कुल आराम से कर लेंगे खुद ब खुद, ठीक है। तो इसको कर लेना खुद ब खुद। अगला क्वेश्चन देता हूं आपको मैं। अब ये वाला क्वेश्चन देखो भाई, बिल्कुल सिंपल है। क्या क्या रखा है कि मान लो कि ए जो है वो n क्रॉस n के बराबर है, ठीक है। यानी कि ए के अंदर जोड़े बनेंगे, ऑब्वियस सी बात है। अगर आप n से कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं, कार्तीय गुणन करते हैं, तो कार्तीय गुणन में क्या होता है, जोड़े तो बनते हैं। तथा ए में ये एक जोड़ा है और ये एक दूसरा जोड़ा है, इन दोनों जोड़ों के बीच में ये ऑपरेशन लगा दिया,
ये ऑपरेशन क्या काम कर रहा है, ये ऑपरेशन लगने के बाद ये इस जोड़े का पहला अंक और इस जोड़े के पहले अंक को जोड़ दे रहा है, और इस जोड़े का दूसरा अंक और इस जोड़े के दूसरे अंक को जोड़ दे रहा है, और एक नया जोड़ा बना दे रहा है। ठीक है, ठीक है सर जी। हमें बताना है कि ये जो ऑपरेशन है ना, क्रम विनिमय और साहचर्य है, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है ना, बाइनरी ऑपरेशन तो दे रखा है इसने, क्या लिखा है कि भैया ये बाइनरी ऑपरेशन है, ये बात तो इसने खुद ब खुद बोल रखी है। ठीक है ना, हमें बताना है कि ये क्रम विनिमय भी और साहचर्य भी है। समझ में आ गई। अच्छा एक बात बताता हूँ, क्रम विनिमय दिखाने के लिए ऐसा नहीं है कि आपको पहले द्विधारी दिखाना पड़ेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। प्रश्न में तो मैक्सिमम आपको प्रश्न में मिलेगा कि यार द्विधारी है। ठीक है, अब प्रश्न में अगर अगर कुछ नहीं बोल रखा द्विधारी के बारे में, सिंपल पूछेगा क्रम विनिमय दिखाइए, साहचर्य दिखाइए, तो आपको क्रम विनिमय और साहचर्य दिखाना बेटा। कभी आप क्या द्विधारी दिखाने लग जाएं, ऐसा मत करिएगा। पर्सन में अगर स्पेशल मेंशन करके है कि भाई द्विधारी दिखाओ, तब दिखाना, अपनी मर्जी से मत चले जाना कि मैं द्विधारी दिखाऊंगा, ऐसा नहीं है। अगर प्रश्न में क्या रखा तब दिखाना। ठीक है, चलिए जी। तो मुझे दिखाना कि ये जो ऑपरेशन है क्रम विनिमय और साहचर्य भी है। तो सबसे पहले मैं देखता हूँ कि समुच्चय क्या मेरे पास, उसके बाद ही चलेंगे ना। तो जो समुच्चय है वो है हमारा ए हमारा सेट है बेटा। ठीक है ना, और ये जो ए है ये n क्रॉस n के बराबर है, ये बात ठीक है। लेकिन जो हमारा समुच्चय वो हमारा ए है, ए के अंदर क्या है, जोड़े हैं। ठीक है, अच्छा ऑपरेशन क्या है, ऑपरेशन जो है वो कुछ इस तरीके से है कि अगर ये इन दो जोड़ों पे लगा, ये जो ऑपरेशन किस पे लग रहा है, जोड़ों पे लग रहा है। ठीक है, तो अगर ये किन्हीं दो जोड़ों के बीच में ऑपरेशन लगता है ना, तो वो क्या करता है, वो a प्लस सी बना देता है उसको, कोमा b प्लस डी बना देता है उसको, इस तरीके का जोड़ा बना देता है। ये ऑपरेशन जिन दो जोड़ों के बीच में लगेगा उनको कुछ ऐसा ऐसा बना देगा, ये बात क्या रखी है। हमें दिखाना है कि ये जो ऑपरेशन है वो इस सेट पर क्रम विनिमय भी और साहचर्य भी है। दिखा देते हैं। सबसे पहले हम दिखाएंगे क्रम विनिमय। क्रम विनिमय कैसे दिखाएंगे वो समझो। तो क्रम विनिमय दिखाने के लिए ए स्टार बी और बी स्टार ए ये बराबर होना चाहिए, मैंने आपको जैसे बताया था, है ना। कोई दो अंकों के बीच में जो ऑपरेशन लगा रहे हो, अगर आप उसको क्रम उल्टा कर दो, वही ऑपरेशन लगाओ, तो आंसर सेम आना चाहिए, है ना। तो हम क्या कहेंगे कि भाई हम इसके दो, इस सेट के कोई दो अंक ले लेते हैं। माना, अब मेरी बात ध्यान से समझना, इस सेट में ये जो ए सेट है इसमें क्या है, जोड़े हैं। ठीक है ना, तो आपको दो जोड़े लेने पड़ेंगे। जो अंक है ना वो बेसिकली जोड़ों में है ना। ये अच्छा क्वेश्चन है, समझ रहे हो। तो आपको क्या कहोगे, माना एक तो हमने ये अंक ले लिया, पूरा पूरा एक अंक हो गया, और एक हमने ये अंक ले लिया, ये दो अंक ले लिया जो कि इस ए सेट से बिलोंग करते हैं। ए सेट के अंदर क्या है, जोड़ी है ना, तो उनमें से कोई दो जोड़े उठा लिए अपने ने। ठीक है, ठीक है जी। तो अब है ना, हम इन दोनों जोड़ों पर ऑपरेशन लगाएंगे, ये वाला लगा देते हैं भाई, ये लगा दिया भाई ऑपरेशन। ये ऑपरेशन क्या करेगा, इन दोनों जोड़ों पर अगर आपने ये ऑपरेशन लगाया, तो ये इसका पहला अंक और इसका पहला अंक जोड़ देगा, इसका दूसरा अंक और इसका दूसरा अंक जोड़ देगा। तो हमारा आंसर ये आ गया बेटा। ठीक है भाई। अच्छा अब मैं क्या करूंगा, अब मैं है ना क्रम विनिमय कर दूंगा उल्टा, है ना। इसको पहले उठाऊंगा, इसको बाद में उठाऊंगा, तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों पे ऑपरेशन लग गया तो क्या आएगा, इन दोनों पे ऑपरेशन लग गया तो हो जाएगा सर सी प्लस ए, है ना, और डी प्लस बी। अब मेरी बात, मैं आपसे पूछता हूं, क्या सी प्लस ए और ए प्लस सी बराबर नहीं होते क्या, बिल्कुल होते हैं सर जी। क्या डी प्लस बी और बी प्लस डी बराबर नहीं होते, बिल्कुल होते हैं। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, लिख दिया मैंने, है ना। हाँ अब मेरी बात ध्यान से समझो, अगर मान लो कि यहाँ पर ये ना आकर के ये आता, मान लो कि ऐसा आता, मान लो कि ये ऐसा आता, ऐसा आता, तब आप नहीं कह सकते थे कि भैया ये और ये बराबर है, तब नहीं कह सकते थे, क्योंकि ये जो जोड़े है ना ये क्रमित युग्म है। क्रमित युग्म का मतलब यहाँ पे क्रम मैटर करता है। तो आप ऐसे नहीं बोल सकते थे कि भैया ये और ये बराबर है, ऐसे नहीं बोल सकते थे। करली ब्रैकेट होती तब बोल सकते थे, लेकिन यहाँ पर अगर ये स्मॉल ब्रैकेट लगी है तब आप इसको और इसको बराबर नहीं बोल सकते थे। अगर ये आता तो, ये आया नहीं है, अगर ये आता तो तब की बात बता रहा हूं मैं, समझे। अच्छा जी, तो इसका मतलब ये हुआ, इसका आंसर तो ये आ गया हमारा, और इसका आंसर जो है वो हमारा ये आ गया, दोनों आंसर सेम आ रहे हैं, तो ये दोनों बराबर हो गए। लिख दो यहाँ पे, जो ये इसका जो आंसर है वो बराबर है इसके आंसर के। ठीक है, अच्छा जी। अब आप यहाँ पे क्या कर दोगे, इसी प्रकार ये जो है ये इसके बराबर होगा,
फॉर ऑल ए कोमा नहीं, हाँ, फॉर ऑल जोड़े बिलोंग्स टू ए सेट, है ना भाई। हमने यहाँ पे इस ए सेट के कोई दो जोड़े मान लिए थे, ठीक है, तो उन दो जोड़ों के लिए तो ये बराबर इसके आ रहा है। इसी प्रकार से आप इस ए सेट का कोई भी जोड़ा लेते हैं ना, इस ए सेट का कोई भी जोड़ा लेते हैं तब भी ये बराबर आता, ये बात अपने यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। अब है ना, आप चाहें तो ये चीज यहाँ पे लिख सकते हैं कि फॉर ऑल ये वाले जो रामायण लिखे ना मैंने यहाँ पे, ये आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ज्यादा बेहतर ये रहेगा, ज्यादा बेहतर जो है वो इस तरीके से रहेगा जिस तरीके से मैंने लिखा है। समझ में आया? तो ये हमारी कर्म विनिमय में दिखा दिया भाई। ठीक इसी तरीके से साहचर्य दिखाएंगे, दिखा देते हैं। थोड़ा सा मैं साइड में करूंगा इसको। साहचर्य, साहचर्य के लिए क्या करना पड़ेगा? 3 अंक मानने पड़ेंगे। माना 3 जोड़े मानने पड़ेंगे क्योंकि ए सेट के अंदर जोड़े हैं सिर्फ। माना एक जोड़ा तो हमने ये मान लिया, एक जोड़ा हमने ये मान लिया, ए बी, और एक जोड़ा और क्या मान लें, सी डी मान लो भाई, है ना। क्योंकि जो जोड़े माने गए हैं वो देखो ध्यान से, यहाँ पे अगर आप देखें जो जोड़ा है वो बी, अच्छा सॉरी माई मिस्टेक, मैं सोचा कि प्रश्न में जो जोड़ा दे रखा है वो यहाँ पे बी है तो यहाँ पे बी है, मैं ऐसा सोचा था, लेकिन ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे जोड़ा कुछ इस तरीके से मानना पड़ेगा, ए बी सी डी ई एफ ले लो। ये 3 जोड़े मैंने मान लिए जो कि किससे बिलोंग करते हैं, इस सेट से बिलोंग करते हैं, जो हमने लिख दिया, ठीक है। अच्छा जी, अब साहचर्य के लिए क्या करते हैं? साहचर्य के लिए हम, अगर मैं ए बी सी की बात करूं तो उसके लिए हम करते थे ए स्टार बी स्टार सी, ऐसे करते थे अगर 3 अंक मानते तो सेम चीज हम यहाँ पे करेंगे। सबसे पहले इन दोनों को सोल्व करेंगे, है ना। तो ये जोड़ा, ये जोड़ा, इन दोनों को सबसे पहले सोल्व करेंगे, ब्रैकेट में बंद कर देता हूँ। फिर उसके बाद अपन इसको सोल्व करेंगे, इस जोड़े को, समझ रहे? तो सबसे पहले मैं इसको सोल्व कर लेता हूँ, ठीक है, और उसके बाद फिर मैं इसको सोल्व कर लूंगा। अगर अंकों के हिसाब से देखा जाए तो इसको सोल्व कर लूंगा, ठीक है। सबसे पहले इसको सोल्व कर रहा हूँ फिर इसको सोल्व करूंगा, समझ रहे हो? अंकों के हिसाब से, जोड़ों के हिसाब से तो ये हो जाएगा ना। तो इसको सोल्व करना क्या आंसर आएगा? इसको सोल्व करेंगे तो ये ऑपरेशन जो है वो क्या करता है, ये जो ऑपरेशन है सर, ये पहले अंक को पहले अंक से जोड़ता है, दूसरे अंक को दूसरे अंक से जोड़ता है। तो यहां पर अगर ऑपरेशन लगाएंगे तो इसने ऐसा बना दिया। अच्छा, ये सेम का सेम है। देखो ये ऑपरेशन जो है वो इस जोड़े पे लग रहा है, ये पूरा एक जोड़ा बन गया ना। ये ऑपरेशन इस जोड़े पे लग रहा है और इस जोड़े पे लग रहा है, तो ये ऑपरेशन इन दोनों जोड़े का क्या करेगा, पहले अंक को पहले अंक से जोड़ेगा, यानी कि ए प्लस सी प्लस ई, दूसरे अंक को दूसरे अंक से जोड़ेगा, बी प्लस डी प्लस एफ। तो हमारी ये वैल्यू आ गई, ठीक है ना। तो मैं इसको डायरेक्टली लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ साइड में, क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है ना, थोड़ी कम जगह है, समझ रहे हो? मेरे पास थोड़ी सी कम जगह है, इसलिए मैं जगह बनाने के लिए इसको यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि जगह बन जाए, ठीक है ना। इसको मिटा रहा हूँ, आपको नहीं मिटाना है, समझ रहे हो? तो हमारी इसकी वैल्यू तो भैया ये आ गई, ठीक है। अब अपन किसकी वैल्यू निकालेंगे? हमने पहले इन दोनों को सोल्व किया ना, अब क्या हम पहले इन दोनों को सोल्व करेंगे, यानी कि अब हम जो है पहले को अकेला छोड़ देंगे और इन दोनों को पहले सोल्व करेंगे, समझ रहे हैं? पहले तो हमने इन दोनों को सोल्व किया फिर इसको सोल्व किया तो ये आंसर आ गया। अब हम क्या करेंगे, लास्ट वाले दो को पहले सोल्व करेंगे फिर इसको सोल्व करेंगे, फिर भी अगर ये आंसर आया तब हम कहेंगे कि साथ चल रहे हैं, ठीक है। तो इन दोनों को सोल्व करते हैं पहले, तो इन दोनों को सोल्व करो भैया, पहले वाला सेम रखो। अगर आप इन दोनों को सोल्व करेंगे तो ये ऑपरेशन क्या करता है, पहले अंक को पहले अंक से जोड़ देता है, यानी कि सी प्लस ई, दूसरे अंक को दूसरे अंक से जोड़ देता है, यानी कि डी प्लस एफ, ऐसा हो गया। अब ये ऑपरेशन इन दोनों पे लग रहा है तो क्या करेगा, पहले अंक को पहले अंक से जोड़ देगा, यानी कि ए प्लस सी प्लस ई, ठीक है, और दूसरे अंक को दूसरे अंक से जोड़ देगा, बी प्लस डी प्लस एफ, ठीक है। अब देखो यहां पर भी हमारा आंसर यही आया था, ए प्लस सी प्लस ई, और यहां पर भी हमारा आंसर यही आया, ए प्लस सी प्लस ई, बी प्लस डी प्लस एफ, बी प्लस डी प्लस, दोनों आंसर सेम आ गए। तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे, यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि भैया इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू बराबर आ रही है, तो इस बात को लिख दीजिएगा। लिख के दिखाऊं क्या? ऐसे लिख देना भैया, समझ रहे हो? पहले दो को सोल्व करो फिर इसको सोल्व कर लो, इसका जो आंसर आएगा वो लास्ट वाले दो को सोल्व करो, इसको सोल्व कर लो, उसके आंसर के बराबर आ रहा है, ये आंसर और ये आंसर बराबर आ रहा है। अब ये एक बार और लिख देना ये चीज, इसी प्रकार
प्रकार ये वाली चीज और ये वाली चीज बराबर दिखा देना वापस से, और फिर कह देना कि फॉर ऑल जोड़े ये, है ना, कि भाई मैं इसका कोई भी जो सब जोड़ों के लिए ये चीज सही होगी। समझ रहे हैं? ये बात और लिख देते हैं, वापस से कॉपी पेस्ट मारता हूँ इसका सीधा। तो ये बात अपने एक बार वापस से लिख देंगे। अभी आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं आ रहा हूँ ना इसके नीचे इसलिए, मतलब समझ गए होंगे। जैसे अपने ने ये वाली जो चीज़ थी ये वापस लिखी थी इसके लिए, तो वैसे हमने क्या किया, इस वाली चीज़ को वापस लिख दिया। और हम क्या कह देंगे भैया, ये वाली जो बात है ना, ये दोनों हमेशा बराबर आएंगे फॉर ऑल जोड़े, फॉर ऑल जोड़े। अब ये दिखेगा नहीं आपको, मेरी बात समझ गए ना, मैंने ये चीज़ लिख रहा हूँ यहाँ पर जो है, मैं ये वाली चीज़ लिख रहा हूँ कि फॉर ऑल जोड़े बिलोंग्स टू सेट ए। कहने का मतलब ये है कि भाई 3 जोड़े मैंने माने थे इसमें से, तो उसके लिए तो ये बराबर आ गया। इसी तरीके से अगर मैं इस सेट के कोई और भी जोड़े देता ना, सभी जोड़ों के लिए ये बात बराबर आती है, ये कहने का मतलब है। तो अतः हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा स्टार ऑपरेशन है वो स्टार ऑपरेशन इस ए सेट के लिए साथ चल रहा है, ये कह सकते हैं। समझ में आई? इस तरीके से प्रश्न करना था, कितना आसान सा था, क्योंकि कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया इसलिए। समझ रहे हैं? देखो एनसीईआरटी का कोई भी प्रश्न मुश्किल नहीं है। आप ये मत सोचिए कि सर आप वीडियो में कोई अलग प्रश्न करा देते हैं, एनसीईआरटी के प्रश्न नहीं होते। एनसीईआरटी के प्रश्न होंगे, बस उसकी भाषा को डिकोड करना सीखिए। भाषा अगर आप पढ़ेंगे ना तो आपको समझ में आएगा, अच्छा ये तो आसान सा ही था, ऐसा लगेगा आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन देखो भाई, एनसीईआरटी बुक का ही है। क्या है कि भैया 2 अंक हैं, उनके बीच में ऑपरेशन लगा रखा है, और वो ऑपरेशन क्या करता है, इन दोनों का क्यूब करके जोड़ देता है। ठीक है, और ये नेचुरल नंबर पे ये जो ऑपरेशन लगाया गया है ये नेचुरल नंबर पे लगाया गया है। ठीक है, इस प्रकार से परिभाषित नेचुरल नंबर में एक द्विआधारी संक्रिया स्टार पर विचार करें। अब निम्नलिखित में से सही उत्तर का चयन करें भाई। ठीक है, मतलब समझो, समुच्चय दे रखा है आपको किसका, नेचुरल नंबर का। ठीक है, और जो ऑपरेशन है वो क्या काम कर रहा है, वो 2 अंकों पे जब ऑपरेशन लगाया जाता है ना, तो वो इनका क्यूब करके जोड़ देता है। कहने का मतलब ये है। ठीक है, आपको बताना है कि ये जो ऑपरेशन है वो इस नेचुरल नंबर के सेट पे साहचर्य और क्रम में है या नहीं है। ठीक है ना, वही सेम चीज़ है जैसे पिछले क्वेश्चन थे वैसे ही है। मैं करूँगा नहीं, आप खुद करिएगा। तो सबसे पहले आप क्रम विनिमय दिखाइएगा कि क्या ये क्रम विनिमय है या नहीं है, खुद करना पता चलेगा। फिर आप इसको दिखाइएगा कि क्या ये साहचर्य है या नहीं है। ठीक है, और आप जैसे मान लो कि क्रम विनिमय है, साहचर्य है, दोनों क्रम विनिमय और साहचर्य है मान लो, तो फिर आप ये ऑप्शन पे टिक कर दीजिएगा। मान लीजिए कि क्रम विनिमय तो है, साहचर्य नहीं है, तो आप इस पर टिक कर दीजिएगा। मान लीजिए कि साहचर्य है, क्रम विनिमय है, तो इस पर टिक कर दीजिएगा। मान लीजिए कि ना तो क्रम विनिमय ना साहचर्य है, तो इस पर क्लिक कर दीजिएगा। समझ रहे हैं? मतलब क्रम विनिमय और साहचर्य जो है आपको पता करना है कि क्या ये क्रम विनिमय है या नहीं है, क्या साहचर्य है या नहीं है। जैसे पिछले क्वेश्चन थे वैसे करना बेटा, बस अब की बार ऑप्शन दे दिए इन्होंने और कुछ नहीं। समझ में आई क्वेश्चन? कर लोगे? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है। ठीक है, एक ही क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन ठुसा रखे इन्होंने। क्या क्या कि सिद्ध करो कि जो प्लस है वो रियल नंबर के सेट पर, और जो गुणा है वो भी रियल नंबर के सेट पर क्रम विनिमय है। हमें सिद्ध करना है कि जो प्लस है और जो गुणा है वो क्रम विनिमय होती है रियल नंबर के सेट पर। ठीक है, अच्छा जी, फिर क्या बोला, बोला कि फिर सिद्ध करो कि जो माइनस है वो रियल नंबर के सेट पर, और जो भाग है वो शून्यतर रियल नंबर के सेट पर। आर के नीचे छोटा सा स्टार लगाया ना, इसका मतलब शून्यतर, शून्य को छोड़ करके बाकी जितने भी रियल नंबर बच गए उनका सेट, है ना। तो हमें प्रूफ करना है कि जो माइनस है वो रियल नंबर के सेट पर, और जो भाग है वो शून्यतर रियल नंबर के सेट पर क्रम विनिमय नहीं है। ठीक है, ये प्रूफ करना है। देखो ये चारों के चारों द्विधारी तो हैं ही, ये भी द्विधारी है, ये भी द्विधारी है, ये भी द्विधारी है, ये भी द्विधारी है। ये चारों संक्रियाएं रियल नंबर के सेट पर द्विधारी हैं, द्विधारी तो हैं बेटा, लेकिन हमें ये प्रूफ करना है कि क्या ये क्रम विनिमय है या नहीं है। समझ में आई मेरी बात? ठीक है ना, द्विधारी तो हैं, ऑब्वियस सी बात है। द्विधारी कैसे हैं, ये देखो, आप कोई भी 2 रियल नंबर उठा लो, आप उनको जोड़ोगे तो हमेशा रियल नंबर आएगा आएगा। तो रियल नंबर जो है वो पॉजिटिव, वो एडिशन पर द्विधारी तो है ही। ऐसे ही आप कोई भी 2 रियल नंबर ले लो, उनके गुणा करो तो रियल नंबर आना ही आना है, तो ये भी द्विधारी है। कोई भी 2 रियल नंबर ले लो, उनको घटाओगे तो रियल नंबर आना ही आना है, ये भी द्विधारी है। कोई भी 2 शून्यतर वास्तविक संख्या ले लो, शून्य को छोड़ करके वास्तविक संख्या ले लो, आप जब भाग करोगे तो आपको शून्यतर वास्तविक संख्या मिलेगी मिलेगी। ठीक है ना, तो ये भी हमारा द्विधारी है। आई मेरी बात समझ में? तो इसका मतलब क्या हुआ कि चारों के चारों हमारे द्विधारी तो हैं, हमें प्रूफ करना है कि क्रम विनिमय भी है। ठीक है ना,
चलो करते हैं। देखिए भैया कैसे करेंगे। तो इस प्रश्न में 4 पार्ट है ना, 4 ही पार्ट है, एक ये और एक ये, एक ये, एक ये। तो इसके लिए 4 टुकड़े कर देते हैं। सबसे पहला पार्ट, सबसे पहले पार्ट में समुच्चय हमारा क्या है, रियल नंबर का सेट, और संक्रिया क्या है हमारी, ऑपरेशन क्या है, ऑपरेशन है जी हमारा प्लस का। हमें दिखाना है कि ये क्रम विनिमय है। कैसे दिखाओगे, तो क्रम विनिमय दिखाने के लिए हम मान लेते हैं कि भैया ए और बी जो है वो कोई 2 एलिमेंट हैं इस सेट के। अगर ए और बी इस सेट के कोई 2 एलिमेंट हैं तो हम ए स्टार बी का वैल्यू ज्ञात करेंगे। ए स्टार बी क्या हो जाएगा, ए और बी के बीच में ए और बी, ए स्टार बी लिख लो, या फिर आप सिंपल ए प्लस बी लिख लो ना। इसने सिंपल क्या ही लिखा है कि ऑपरेशन जो है वो हमारा प्लस का है, ठीक है, तो आप सिंपल ए प्लस बी कर लो, ठीक है। आप इसको है ना, इसको और अच्छे थोड़ा छोटा तरीके से लिखवा देता हूँ। आप जैसे मैं पिछले क्वेश्चंस को करवा रहा हूँ ना, वैसे अगर आप करेंगे तब भी कोई समस्या नहीं है ना, वैसे भी कर सकते हैं। कैसे, संक्रिया को आप स्टार मान लें, यहाँ पे मैंने स्टार लिख दिया, है ना। तो जिस तरीके से हमने पिछले क्वेश्चंस किए थे, बिल्कुल आप वैसे भी कर सकते हो कि भैया ए स्टार बी बराबर हो जाएगा ए प्लस बी के, है ना। और इसी तरीके से बी स्टार ए ये बराबर हो जाएगा बी प्लस ए के। बी प्लस ए को अपन लिख सकते हैं ए प्लस बी। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ए स्टार बी और बी स्टार ए बराबर है, ठीक है ना। ऐसे भी कर सकते हो, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन कराए थे ना, वैसे भी कर सकते हो बेटा, ठीक है। फिर आप क्या कह दोगे, इसी प्रकार, इसी प्रकार ए स्टार बी बराबर होगा बी स्टार ए के फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग्स टू रियल नंबर का सेट, है ना। अतः जो ये स्टार ऑपरेशन है वो हमारा रियल नंबर के सेट पर क्रम विनिमय है, ठीक है। इस तरीके से भी कर सकते हो। इसका एक छोटा तरीका भी बताता हूँ आपको मैं, है ना। लिखना आप किसी भी तरीके से लिख सकते हो, बस टीचर को समझ में आना चाहिए और आपको भी वो समझ में आना चाहिए। इस तरीके से लिखना होता है। अब देखो, इसको मैं लिखने का दूसरा तरीका बताता हूँ। ये दूसरा मेथड बताया इसी को करने का। तो दूसरा मेथड में क्या कर सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर के लिए, आप रियल नंबर के सेट में से कोई भी दो रियल नंबर के सेट में से कोई भी 2 नंबर उठा लीजिए। आप हमेशा ये पाएंगे कि जो ए प्लस बी है वो बराबर है बी प्लस ए के। आप हमेशा ये पाएंगे कि जो ए प्लस बी है वो हमेशा बी प्लस ए के बराबर है। और अगर ए प्लस बी प्लस ए के बराबर है तो हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि जो प्लस है वो हमारा रियल नंबर के सेट के लिए क्रम विनिमय है। इस तरीके से भी लिख सकते हैं। समझ में आई मेरी बात, आई बात समझ में। इस तरीके से कर लो, चाहे चाहे इस तरीके से कर लो, चाहे इस तरीके से कर लो। ये तो हमने किसके लिए दिखाया, प्लस के लिए। ठीक इसी तरीके से आप किसके लिए दिखा सकते हो, गुणा के लिए भी दिखा सकते हो। खुद ब खुद कर लो गुणा के लिए। जैसे यहाँ पे मैंने फर्स्ट ढाल करके प्लस के लिए दिखाया ना, वैसे आप सेकंड ढाल के गुणा के लिए दिखा देना। चाहे आप उस तरीके से दिखा देना, चाहे आप इस तरीके से दिखा देना, वो आपकी मर्जी है ना। इसी तरीके से आप माइनस के लिए भी दिखा सकते हो, है ना। आपकी इच्छा है, चाहे आप इस तरीके से दिखाओ चाहे इस तरीके से दिखाओ, ठीक है। अच्छा एक बात और समझो, हमें ये दिखाना है कि माइनस जो क्रम विनिमय में नहीं है, ठीक है। तो मैथमेटिक्स में अगर कोई चीज़ नहीं है उसको दिखाने के लिए चाहे तो आप थ्योरी पार्ट का इस्तेमाल कर लो, नहीं तो आप एग्जाम्पल लेके भी दिखा सकते हो, है ना। कि भाई मैं 2 में से 3 घटाऊंगा और 3 में से 2 घटाऊंगा तो बराबर नहीं आ रहे, ये देखो कहानी खत्म। ऐसे आपको ये दिखाना है कि जो भाग है वो भी क्रम विनिमय में नहीं है, शून्येतर संख्याओं के लिए ये भी आप दिखा सकते हो अपने आप, ठीक है। तो मैंने ये फर्स्ट पार्ट तो मैंने करा दिया इसका। बाकी के जो 3 हिस्से हैं, गुणा माइनस और भाग, ये आप खुद ब खुद कर लेना। कर लोगे ना, आसान है। अब देखते हैं अगला उदाहरण। अब ये उदाहरण भी आप खुद ब खुद करेंगे। क्या क्या कि सिद्ध करो कि भाई एक ऑपरेशन है जो अगर किन्हीं 2 अंकों पे लगाया जाता है ना, तो वो क्या करता है, पहले में दूसरे अंक का दुगना जोड़ देता है, ठीक है। ये जो ऑपरेशन है ये रियल नंबर के सेट पर लगा हुआ है ना। आपको ये सिद्ध करना है कि ये क्रम विनिमय नहीं है। अब अगर कोई चीज़ नहीं है उसको प्रूफ करने के लिए हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। सेम चीज़ हम यहाँ पे कर लेंगे, ठीक है ना। तो आप एक काम करो, एग्जाम्पल ले लो बेटा। यहाँ पे क्रम विनिमय नहीं है ये दिखाना है ना, तो क्रम विनिमय नहीं है तो इसका मतलब हमें ये दिखाना पड़ेगा कि ए स्टार बी बराबर नहीं आ रहा बी स्टार ए के, ये दिखाना पड़ेगा अपने को, ठीक है। तो एग्जाम्पल लेके दिखा दो, चाहे थ्योरी पार्ट से दिखा दो। तो एक काम करता हूँ, मैं एग्जाम्पल लेके दिखा देता हूँ। हम कह देंगे माना
ए बराबर 1 है ना, जो कि रियल नंबर है बेटा, और बी बराबर हमारा 3 ले लो, वो भी हमारा क्या है, रियल नंबर है। ठीक है, तो हम निकालते हैं ए स्टार बी की वैल्यू। ए स्टार बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, ये वैल्यू है सर ए प्लस 2 बी, यानी कि ए कितना अपना, ये जो हमारा 1 प्लस में 2 गुणा 3, यानी कि 3 3 दूनी 6 7। ए स्टार बी की वैल्यू आ गई 7। अब बी स्टार ए की वैल्यू निकालेंगे। बी स्टार ए क्या हो जाएगा, बी प्लस 2 ए हो जाएगा। नंबर रख दो तुम, बिना नंबर लिखे भी कर सकते थे थ्योरी पार्ट से, लेकिन मैंने नंबर रख के कर लिया भाई, क्योंकि ये नहीं है, क्रम में नहीं है, ये दिखाना है ना। तो कोई चीज़ अगर नहीं है तो उसको एग्जाम्पल के दिखा सकते हैं, मैंने आपको बताया। ठीक है, तो बी क्या हमारा 3 प्लस में 2 गुणा 1, यानी कि 3 और 2 5। क्या है बराबर दिख रहे हैं तुमको, नहीं है, तब क्या दीजिएगा यहाँ ए स्टार बी बराबर नहीं है बी स्टार ए के लिए। ठीक है ना, ठीक है सर जी, जहाँ ए हमने क्या माना था, 1 माना था, और बी हमने क्या माना था, 3 माना था। तो इसका मतलब यह हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि जो स्टार ऑपरेशन है वो हमारा इस समुच्चय के लिए, समुच्चय के हमारा रियल नंबर का सेट के लिए क्रम विनिमय नहीं है। समझ रहे हो, इसको थ्योरी पार्ट से भी कर सकते थे, आपकी मर्जी है, मैंने इसको ऐसे कर दिया। आई बात समझ में, कर लेंगे। अगला उदाहरण देखते हैं। अब ये वाला उदाहरण देखो भाई, यह भी बहुत आसान है। ठीक है, वही जो अपने ने इससे इससे पिछले से पिछले एग्जाम्पल किया था ना, वैसा ही है। क्या क्या कि सिद्ध करो कि जो रियल नंबर का सेट है उसमें जो योग होता है, जोड़ जो होता है, और जो गुणा होती है, वो साहचर्य द्विआधारी संक्रियाएं। मतलब हमें सिद्ध करना है कि रियल नंबर के सेट में योग और गुणा जो है वो साहचर्य हैं। सीधी सी बात ये, क्योंकि द्विआधारी तो होती ही है ना। ठीक है, हमें तो साहचर्य सिद्ध करना है, लेकिन जो घटा है और जो भाग है वो रियल नंबर के सेट में साहचर्य नहीं है। कर देते हैं। तो एक ही पर्सन में 4% है ना, तो सबसे पहले मैं रियल नंबर के सेट में योग को दिखाऊंगा कि ये साहचर्य है। ठीक है, तो दो तरीके से कर सकते हो, एक तो लंबा मेथड, एक छोटा मेथड है। लंबे मेथड में आप क्या कर सकते हो, लंबे मेथड में आप कह सकते हो कि भैया यहाँ पे समुच्चय क्या दे रखा हमें, समुच्चय हमें दे रखा है रियल नंबर का सेट। संक्रिया क्या दे रखी है, संक्रिया दे रखी है योग की। संक्रिया को अपने एक बार स्टार मान लेते हैं, वो हमें दे रखा है योग की संक्रिया। ठीक है, तो हमें दिखाना है साहचर्य, है ना। तो साहचर्य हमें दिखाना है, साहचर्य दिखाने के लिए अपन क्या करते थे, हम मान लेते थे, माना ए बी सी कोई 3 अंक हैं जो कि रियल नंबर के सेट से बिलोंग करते हैं। अगर ये 3 अंक रियल नंबर के सेट से बिलोंग करते हैं तो फिर हम क्या करते थे, ए स्टार बी स्टार सी, इसकी वैल्यू निकालते थे। फिर अपन ए स्टार बी स्टार सी, इसकी वैल्यू निकालते थे। अब इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू बराबर आती थी तो हम कहते थे कि फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए ये दोनों बराबर हैं। ऐसे करते थे ना, ये लंबा मेथड था। इसको छोटे मेथड से भी निपटा सकते हो, है ना। छोटे छोटे मेथड से कैसे भैया, आप कह सकते हो कि फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर के लिए, ए बी सी के कोई भी आप 3 नंबर उठा लो भैया, ए बी सी सेट के कोई भी 3 नंबर आप उठा लीजिए। आप हमेशा ये पाएंगे कि ए जमा बी जमा सी बराबर होता है ए जमा बी जमा सी। ठीक है, और अगर ये इसके बराबर है तो अपन कहेंगे कि जो प्लस है, अतः जो प्लस है भैया वो रियल नंबर के सेट में साहचर्य है। इस तरीके से भी कर सकते हो, आपकी इच्छा है, दोनों मेथड ठीक है। इसी तरीके से आप दूसरा दूसरा क्वेश्चन दूसरा भाग कर सकते हो, गुणा वाला कर लोगे। फिर आ जाते हैं अपन किस पे, घटा वाले पे। तो घटे वाले भी आप अपने आप कर सकते हैं। आपको ये दिखाना ना कि घटा साहचर्य नहीं है, तो एग्जाम्पल लेके दिखा दो। घटा जो है वो साहचर्य नहीं है, इसको आप एग्जाम्पल लेके दिखा दो। एबीसी कुछ मान लो और एग्जाम्पल लेके दिखा दो। बिना एग्जाम्पल ले थ्योरी वाइज दिखाना है तो थ्योरी वाइज भी दिखा सकते हो। ठीक है, और फोर्थ पार्ट कि भैया ये जो भाग है वो साहचर्य नहीं है, वो भी आप एग्जाम्पल लेके दिखाना चाहो तो एग्जाम्पल लेके दिखा दो। अदरवाइज आप क्या नाम है, थ्योरी वाइज भी दिखा सकते हो। समझ गए, तो ये आप खुद ब खुद कर लीजिएगा। समझ में आ गई। अगला क्वेश्चन करते हैं। तो ये वाला उदाहरण देखो भाई, बहुत सिंपल सा है। क्या क्या कि सिद्ध करो
कि ए और बी पे अगर हम स्टार ऑपरेशन लगाते हैं तो वो इसको है ना a+2b के अंदर चेंज कर देता है, ठीक है। और ये जो ऑपरेशन है ये रियल नंबर के सेट पे लग रहा है। हमें सिद्ध करना है कि ये जो ऑपरेशन है ये साहचर्य नहीं है। बहुत आसान है भैया, कैसे करोगे? आप कहोगे कि सर हमारे पास समुच्चय क्या है, पहले ये बताओ। हमारे पास समुच्चय सर सारे के सारे रियल नंबर्स का। हमें समक्रिया क्या दे रखी है, ऑपरेशन क्या दे रखा है? आप कहेंगे सर समक्रिया जो है वो कुछ इस तरीके की है जो कि a*b को a+2b बना देती है, ठीक है। अच्छा, अब कई बच्चे कहेंगे सर यहाँ पे देखो तीर का निशान लिखा है, यहाँ पे आपने बराबर का निशान लिखा है ना। तो कोई दिक्कत की बात नहीं बेटा, आप चाहें तो तीर का निशान लगा दो, कोई समस्या नहीं है। यहाँ पे बेटा तीर का निशान क्यों लगा बताऊँ आपको? तीर का निशान इसलिए लगा है क्योंकि यहाँ पे मैपिंग की गई है ना भाई। कहने का मतलब ये है कि a*b जो a, b जोड़ा है ना, वो किसके साथ मैप हो रहा है? a+2b के साथ मैप हो रहा है। ये कहने का मतलब है इसका। क्योंकि जो आपका द्विआधारी संक्रिया होती है ना, वो भी एक फंक्शन ही तो है, वो हमारा एक फलन ही तो है बेटा। वहाँ पे भी तो मैपिंग होती है ना। ये जोड़ा अगर हम ढालेंगे तो ये रिटर्न करेगा, ये जोड़ा हम ढालेंगे तो ये रिटर्न करेगा। तो फंक्शन ही है ये, लेकिन एक स्पेशल टाइप का फंक्शन है ये, समझ रहे हैं ना। जो आपका द्विआधारी संक्रिया है ना, वो फंक्शन ही है, लेकिन एक स्पेशल टाइप का फंक्शन है। क्या है इसमें स्पेशल? क्या है स्पेशल? ये है कि जो इसका इनपुट है ना वही इसका आउटपुट है, ये स्पेशल है। समझ रहे हो मेरी बात को? जो इसका इनपुट है वही इसका आउटपुट है, ये स्पेशल है इसमें, और कुछ नहीं। समझ में आई? तो आप चाहे तो तीर लगाएं, चाहे आप बराबर का निशान लगाएं, कोई समस्या की बात नहीं होगी। क्लियर? तो मैंने बराबर का निशान लगा दी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब मुझे दिखाना है कि ये साहचर्य नहीं है। साहचर्य नहीं है तो आप एग्जाम्पल लेके दिखा दो चाहे नहीं, लेकिन मैं थ्योरी वाइज दिखा रहा हूँ, आपकी मर्जी, आप जैसा चाहें वैसा दिखा सकते हैं। तो मैं कहूँगा माना A, B, C कोई 3 एलिमेंट हैं जो कि रियल नंबर के सेट से बिलोंग करते हैं। तो हम सबसे पहले A*B*C इसका वैल्यू ज्ञात करेंगे। A*B का वैल्यू क्या है? ये सर हमारा a+2b *C का *C। ये ऑपरेशन क्या करता है? ये ऑपरेशन पहले अंक में दूसरे अंक का दुगना करके जोड़ देता है। तो ऐसे ही ये ऑपरेशन यहाँ पे लग रहा है, तो पहले अंक में दूसरे अंक का दुगना करके जोड़ देगा, a+2b जमा 2c, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे? A*B*C इसका वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो A*B*C क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सर, ये ऑपरेशन जब लगता है ना तो पहले अंक में दूसरे अंक का दुगना करके जोड़ देता है, b जमा 2c। अब ये ऑपरेशन जब लगता है तो पहले अंक में दूसरे अंक का दुगना करके जोड़ देता है, यानी कि a जमा इसका दुगना करें 2b जमा में 4c। अब ये बराबर दिख रहे हैं आपको? नहीं है तो लिख दीजिए यहाँ पर a जमा 2b जमा 2c बराबर नहीं है बेटा जी a जमा 2b जमा 4c के लिए फॉर ऑल a b c बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर। भैया ये दोनों बराबर नहीं है, ठीक है ना। मतलब फॉर ऑल ABC बिलोंग्स टू रियल नंबर का मतलब ये हो गया कि हर किसी के लिए बराबर नहीं है। हो सकता है कि कहीं तुक्का भिड़ जाए, है ना। तुक्का तो भिड़ सकता है, जैसे ABC आप 0 ले लो तो 0 बराबर 0 आ रहा है ना। लेकिन हर किसी के लिए बराबर नहीं है, कहीं एक का दुक्का हो सकता है कि तुक्का भिड़ जाए, ABC की वैल्यू को सकने पर तुक्का भिड़ जाए, लेकिन हर किसी के लिए बराबर नहीं है बेटा। फॉर ऑल ABC बिलोंग्स टू रियल नंबर यहाँ पे इसलिए मैंशन कर दिया अपने ने, ठीक है ना। ठीक है सर जी। तो हम क्या कह सकते हैं? हम ये कह सकते हैं अतः हमने क्या कहा कि भैया, हाँ हमने ये कहा कि ABC कोई रियल नंबर है, फिर हमने देखा कि ये बराबर नहीं आ रहे, तो हमने कहा कि भैया ये बराबर नहीं आ रहे फॉर ऑल ABC बिलोंग्स टू रियल नंबर। फॉर ऑल ABC बिलोंग्स टू रियल नंबर का मतलब यहाँ पे है कि हर किसी के लिए बराबर नहीं है, कहीं तुक्का भिड़ गया तो अलग बात है, हर किसी के लिए बराबर नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं? हम यहाँ पे कह सकते हैं कि अतः ये जो हमारा ऑपरेशन है भैया, ये रियल नंबर के सेट पर साहचर्य नहीं है। एग्जाम्पल लेके भी कर सकते थे क्योंकि नहीं वाला प्रश्न था इसलिए, ठीक है। समझ में आया कैसे किया? अब ये वाला उदाहरण देखो भाई, आपकी एनसीईआरटी बुक का ये है, लेकिन मिसलेनियस एक्सरसाइज का है और बहुत आसान है, ठीक है। और ये आसान आपको इसलिए लग रहा है क्योंकि हमने इकट्ठे क्वेश्चन किए हैं। हमने ऐसा नहीं किया कि भैया एनसीईआरटी के चैप्टर ऐसे सीरियल वाइज क्वेश्चन किया, ऐसा नहीं किया। जो टॉपिक है उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन कर लिए, जिसकी वजह से आसान लगेगा आपको। देखो क्या कह रहा है? कह रहा है कि भैया A*B बराबर है A-B का मापांक। ये जो ऑपरेशन है ना, ये ऑपरेशन क्या काम करता है? दो अंकों को घटाता है और फिर मापांक लगा देता है, ठीक है। ये दूसरा ऑपरेशन है सर्कल वाला। ये ऑपरेशन क्या करता है? ये ऑपरेशन आपको पहला अंक रिटर्न करता है। मान लो कि आप A और B के ऊपर ये ऑपरेशन लगा रहे हो सर्कल वाला, तो आपको क्या करेगा? जो पहले जगह आपने लिखा है ना वो रिटर्न कर देगा, ठीक है। ये दो ऑपरेशन आपको दे रखे हैं,
ये दोनों के दोनों ऑपरेशन किस पे लग रहे हैं? रियल नंबर के सेट पे लग रहे हैं बेटा। ठीक है, आपको ये सिद्ध करना है कि जो ये स्टार ऑपरेशन है ना, ये क्रम विनिमय तो है, साहचर्य नहीं है। फिर आपको ये सिद्ध करना है कि जो ये सर्कल वाला ऑपरेशन है, साहचर्य तो है लेकिन क्रम विनिमय नहीं है। मतलब समझो, एक ही प्रश्न में 2-3 प्रश्न घुसा रखे हैं इन्होंने। पहला पार्ट में तो क्या है कि आपको समुच्चय दे रखा है रियल नंबर का सेट, ठीक है, और आपको जो ऑपरेशन दे रखा है, मैं पहले बार स्टार ऑपरेशन की बात कर रहा हूं, जो ऑपरेशन दे रखा है वो क्या काम करता है, वो अगर 2 अंकों पे लगाना तो उनको घटाएगा और फिर उसका मापांक लगा देगा। ठीक है, आपको ये दिखाना है कि ये जो स्टार ऑपरेशन है ये क्रम विनिमय तो है, साहचर्य नहीं है। तो वही सेम चीज है जैसे हम पहले करते थे। यहाँ पे आप लिखोगे क्रम विनिमय, फिर क्रम विनिमय के जो स्टेप हैं उनको अप्लाई कर दोगे। आप खुद ब खुद करना, मैं नहीं कराऊंगा। जब आप इसको क्रम विनिमय दिखा दोगे, उसके बाद आप ये लिखेंगे साहचर्य, और साहचर्य के जो कंसेप्ट, जो आपको स्टेप लिखवाए थे वो यहाँ पे लिख देना। ठीक है, कर लोगे ना खुद ब खुद, जैसे अपने पहले करते थे ना, वैसे ही क्वेश्चन है। लेकिन हुआ क्या है कि इस क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन इकट्ठे ठुसा दिए। समझ में आई? आपको क्या दिखाना पड़ेगा बेटा, ये आपको समुच्चय दे रखा है, ये आपको ऑपरेशन दे रखा है, आपको ये दिखाना है कि क्रम विनिमय है। तो दिखा दोगे अपने आप, माना ए और बी बिलोंग करता है रियल नंबर के सेट से, और बिल्कुल ऐसे करते करते ए स्टार बी और बी स्टार ए को बराबर दिखा दोगे। ठीक है, यहाँ पे आप अपने आप करना, और आप ए स्टार बी को बी स्टार ए के बराबर आप दिखा पाओगे जब आप करोगे तब। ठीक है, और साहचर्य के लिए आप क्या करोगे, 3 अंक मानने पड़ेंगे। 3 अंक जब आप मानोगे ना, तो ए स्टार बी स्टार सी वैसे तो बराबर आना चाहिए ए स्टार बी स्टार सी के, ये दोनों बराबर आने चाहिए, लेकिन ये बराबर आएंगे नहीं। बराबर क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि ये साहचर्य नहीं है ना, इसलिए बराबर नहीं आएंगे। समझ रहे हो? तो आप खुद ब खुद कर लेना, क्रम विनिमय का स्टेप लगा देना, साहचर्य का स्टेप लगा देना। क्रम विनिमय में तो आप बराबर पाओगे, साहचर्य में आप बराबर नहीं पाओगे, तो खुद करना है इसको। ये वाली चीज कर ली, ये तो हमारा एक हिस्सा हुआ। फिर हमें क्या करना है, दूसरा हिस्सा। हमने स्टार ऑपरेशन के लिए किया है, अब हमें सर्कल ऑपरेशन के लिए चेक करना है कि क्या ये क्रम विनिमय और साहचर्य है या नहीं है। तो चेक कर लेते हैं। वापिस से वही चीज, समुच्चय आपको क्या दे रखा है, रियल नंबर का सेट। अब की बार ऑपरेशन क्या दे रखा है, सर्कल वाला ऑपरेशन दे रखा है। सर ये ऑपरेशन करता क्या है, ये ऑपरेशन अगर किन्हीं 2 अंकों के बीच में लगाना, तो वो क्या करेगा, वो जो पहला अंक है वो रिटर्न कर देगा। ये देखिए, ठीक है। अब आपको ये दिखाना है कि क्या ये क्रम विनिमय है या नहीं है, पता कर लो अपने आप खुद ब खुद। ठीक है, और क्या ये साहचर्य है या नहीं है, ये भी आप खुद ब खुद पता कर लेना। इस टाइप के मैंने 10 क्वेश्चन करा दिए, तो अब आपको ये खुद ब खुद ही करना चाहिए। ठीक है ना, तो कर लेना, क्रम विनिमय है या नहीं है, साहचर्य है या नहीं है, पता कर लेना। क्रम विनिमय तो नहीं है, साफ साफ दिख रहा है। क्यों नहीं है क्रम विनिमय? क्योंकि अगर हम ए और बी के बीच में ऑपरेशन लगाते हैं तो ये ए देता है, पहला अंक देता है। अगर मैं क्रम चेंज कर दूंगा, बी और ए के बीच में ऑपरेशन लगाऊंगा तो ये मुझे बी देगा। तो ए और बी, ए ओ बी और बी ओ ए बराबर कहाँ आ गए, नहीं आए ना, तो क्रम विनिमय तो है ही नहीं। तो ये वाला पार्ट भी आप खुद कर लेना। ये पार्ट कर लिया, ये पार्ट कर लिया। अब अपन करेंगे किसका, तीसरा पार्ट। एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन ठुसा रखे ना। ठीक है, तो ये हमने दिखा दिया कि भैया ये जो ऑपरेशन है क्रम विनिमय है, साहचर्य नहीं है, दिखा दोगे। फिर आप ये दिखाना कि जो सर्कल ऑपरेशन है साहचर्य क्रम विनिमय नहीं है, ये भी दिखा दोगे। फिर देखो क्या करके, फिर बोला कि पुनः सिद्ध करो कि जितने भी ए बी सी अगर रियल नंबर के सेट से बिलोंग कर रहे हैं, तो ए स्टार बी ओ सी बराबर होगा ए स्टार बी ओ ए स्टार सी के। ठीक है ना, हमें सिद्ध करना है कि भैया ये जो ऑपरेशन है ना, ये जो ऑपरेशन है स्टार ऑपरेशन, वो इस, ये क्या नाम है इसका, सर्कल, ये जो स्टार ऑपरेशन है इस सर्कल ऑपरेशन पर बंटित होता है, ये हमें सिद्ध करना है बेसिकली, है ना। यही बात यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, लिख लेंगे, ये बात मैंने आपको पहले बता दी थी। इसका मतलब ये होता है कि जो स्टार ऑपरेशन है वो इस सर्कल ऑपरेशन पर बंटित है। दिखा देते हैं क्या दिक्कत है, कैसे दिखाओगे। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वापस से ये चीज लिखनी पड़ेगी। हमारे पास समुच्चय क्या है, सारे के सारे रियल नंबर का सेट है ना। ठीक है सर जी, और हमें ये चीज दिखाने की क्या ये चीज बराबर है या नहीं है, हमें ये चीज दिखाने की क्या ये चीज बराबर है या नहीं है। ठीक है जी, कैसे दिखाओगे आप कहोगे जी लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। हमें ये दिखाना ना कि ये वैल्यू और ये वैल्यू बराबर है या नहीं है। तो लेफ्ट हैंड साइड ले ली। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, ए स्टार बी ओ सी, इसका वैल्यू याद करो। ए स्टार बी ओ सी का वैल्यू क्या आएगा, ये जो स्टार ऑपरेशन है क्या करता है, स्टार ऑपरेशन सर अगर आपने 2 अंकों के बीच में लगाया तो सबसे पहले उनको घटाएगा फिर मापांक लेगा। तो स्टार ऑपरेशन यहाँ पे लग रहा है, तो सबसे पहले क्या करेगा, इनको घटाएगा, घटाओ भाई, घटाया, फिर मापांक लगाएगा। ठीक है भाई,
अच्छा जी, अब इसको और सॉल्व करते हैं। बीओसी क्या करता है, दो अंकों के बीच में अगर हम सर्कल वाला ऑपरेशन लगा दे तो क्या करता है, आप कहेंगे सर ये पहला अंक देता है अपने को, तो इसके बीच में अगर मैंने सर्कल वाला ऑपरेशन लगाया तो ये मुझे क्या देगा, आप कहेंगे सर ये आपको बी रिटर्न करेगा। ये आ गया। तो ए माइनस बी का मापांक क्या होता है, आप कहेंगे सर ए माइनस बी का मापांक ए माइनस बी का मापांक ही होता है। अब कई बच्चे कहेंगे सर ए माइनस बी का मापांक तो ए माइनस बी होना चाहिए, ऐसा जरूरी थोड़े बेटा, है ना। भाई हमें अगर संख्याएं पता होती तब तो हम यहाँ से मापांक हटाते हैं, हमें संख्याएं नहीं पता है तो अपने को मापांक लगाना पड़ेगा ना। हो सकता है कि ए बड़ा हो सकता है कि बी छोटा हो, या फिर बी बड़ा हो ए छोटा हो, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए आपको यहाँ पे मापांक लगाना ही पड़ेगा। संख्याएं पता होती फिर आप मापांक हटा देते, क्या दिक्कत थी। तो आपने इसकी वैल्यू निकाल ली, अब आप आरएचएस की वैल्यू निकाल लीजिए भाई। आरएचएस में क्या है, आरएचएस में सर ये है, ठीक है। तो ए स्टार बी ओ ए स्टार सी, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आप निकाल लेंगे कि निकलवाऊं, निकलवा देता हूं। तो ए और बी के बीच में अगर स्टार ऑपरेशन लगाते हैं तो स्टार ऑपरेशन क्या करता है, सर ये दोनों को घटाएगा मापांक लगाएगा, लगाओ फिर, दोनों को घटा के मापांक लगाएगा ऐसे, ठीक है भाई। ये ऑपरेशन इसमें भी लगेगा, तो दोनों को घटा करके मापांक लगा देगा, ये चीज़ होगी। अच्छा ये जो सर्कल ऑपरेशन ये क्या करता है, ये जो सर्कल ऑपरेशन है सर, ये अगर दो अंकों पे लगा तो वो पहला अंक रिटर्न करेगा। ये सर्कल ऑपरेशन इन दोनों पे लगा तो पहला अंक क्या अपना ये है जी। अब देखो इसकी जो वैल्यू आई वो ये आई, इसकी जो वैल्यू आई वो ये आई, ये दोनों बराबर आए कि नहीं आए, आगे सर। तो अब कह देना कि यहाँ पे ए स्टार बी ओ सी बराबर है ए स्टार बी ओ ए स्टार सी। इसको ओ बोलो या फिर सर्कल बोलो, आपकी इच्छा है, ठीक है ना। जैसे अपने इसको स्टार बोलते हैं, कई इसको दूसरे नाम से भी बुलाते होंगे, है ना। तो नाम पे जाने की कोई दिक्कत नहीं है, नाम पे जाने की, नाम पे मत जाओ आप, है ना। कंसेप्ट समझ में आना चाहिए आपको, सीधी सी बात ये है। तो हमने क्या देखा कि भाई इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू क्या आ गई, बराबर आ गई। अगर इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू बराबर आ जाती है तो हम क्या कहते हैं कि जो स्टार ऑपरेशन है वो इस ओ ऑपरेशन पर बंटित है, लिख दो। अतः स्टार ऑपरेशन इस ओ ऑपरेशन पर बंटित है, बंटित कहो या वितरित कहो, बात एक ही है भैया, समझ में आ गई। ये इस क्वेश्चन का तीसरा भाग अपने कर लिया। एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन ठुसाए हुए हैं। ये क्वेश्चन आप, ये पार्ट आप इसलिए मैंने नहीं कराया क्योंकि मैं कराता तो बहुत लंबा पड़ता है। ये कर लिया, फिर ये कर लिया, फिर अपने ये कर लिया। अब देखो, अब इसके बाद इन्होंने क्या कहा, इसके बाद कहा कि क्या ये जो हमारा सर्कल वाली संक्रिया है वो स्टार वाली संक्रिया पर वितरित होती है ना। अभी हमने ये दिखा दिया कि स्टार तो ओ पर बंटित है, अब आपको ये दिखाना है कि क्या ओ स्टार पर बंटित है या नहीं है। चौथा भाग आ गया अपना, दिखा देते हैं भाई चौथा भाग भी, क्या ओ स्टार पर बंटित है या नहीं है। तो कैसे दिखाओगे, आपको सर समुच्चय हमारा क्या है, ये वापस से रिमाइंड लिख देना। समुच्चय सर हमारा सारे के सारे रियल नंबर का सेट, ठीक है जी। और आपको ये दिखाना है कि क्या ओ संक्रिया स्टार पर वितरित होती है या नहीं होती, ठीक है। तो ओ संक्रिया स्टार पर वितरित वितरित होती है नहीं होती, कैसे पता चलेगा। आप कहेंगे सर हमें 3 अंक लेने पड़ेंगे, ए बी और सी, ठीक है ना। और ओ संक्रिया स्टार पर वितरित होती है नहीं होती है कैसे पता चलेगा, आपको ऑपरेशन लगाना पड़ेगा ए ओ बी स्टार सी। जैसे ये ऑपरेशन था ना बेटा, कहाँ गया अपना ए, यहाँ पे देखो जैसे ये ऑपरेशन था, है ना। अब की बार क्या करना पड़ेगा, स्टार की जगह ओ लगाना पड़ेगा और ओ की जगह स्टार लगाना पड़ेगा, सिंपल सी बात ये, ठीक है ना। तो ये बराबर होना चाहिए ए ओ बी स्टार ए ओ सी, है ना। तो हम जैसे अपने ने तीसरे पार्ट में इसकी वैल्यू निकाल ली, इसकी वैल्यू निकाल ली, ये दोनों वैल्यू बराबर आ गई तो हमने कहते हैं कि बंटित है ना, स्टार ओ पे बंटित है। अब इसी तरीके से हमें बताना है कि क्या ओ स्टार पे बंटित है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू निकालेंगे, राइट हैंड साइड की वैल्यू निकालेंगे, और ये बराबर नहीं आएगी, ठीक है। मेरे को तो ऐसा लगता है कि नहीं आएगी, अब देख लेते हैं कि आएगी कि नहीं आएगी, है ना। अब कहेंगे सर आपको कैसे लगता है कि नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा ना कि औचित्य भी बतलाइए, कारण भी दीजिए, इसलिए, ठीक है ना। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि नहीं पाएगी, फिर भी अपन निकाल लेते हैं, क्या दिक्कत है। तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे, तो हम यहाँ पे सबसे पहले वैल्यू निकालेंगे ए ओ बी स्टार सी की, इसकी वैल्यू निकालेंगे। फिर हम वैल्यू निकालेंगे ए ओ बी स्टार इसकी ए ओ सी, इसकी वैल्यू निकालेंगे। इसकी जो वैल्यू आएगी और इसकी जो वैल्यू आएगी, अगर ये दोनों वैल्यू बराबर आ जाती हैं तब हम ये कह पाएंगे कि जो हमारा ओ ऑपरेशन है वो स्टार ऑपरेशन पर बंटित है, ठीक है।
करके देखते हैं आएगा कि नहीं आएगा। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, ये ओ ऑपरेशन करता क्या है, आप कहेंगे सर ये जो ओ ऑपरेशन है वैसे तो सबसे पहले ब्रैकेट वाले को सोल्व करना होता है, लेकिन अगर आप ब्रैकेट वाले को सोल्व नहीं भी करेंगे ना तब भी आपका आंसर ए आना है इसमें। आपको मैं करके दिखा देता हूँ ए ओ। वैसे बी स्टार सी क्या करता है पहले तो ये बता दो। आपके आंसर इन दोनों को घटाएगा, मापांक लगा देगा, ठीक है। अब ये ऑपरेशन क्या करेगा, इन दोनों में से जो पहला अंक है वो दे देगा, है ना। मैंने आपको डायरेक्टली बता दिया था कि इसका आंसर ए आएगा, ठीक है। अब वापस इसमें करो, तो सबसे पहले स्टार ऑपरेशन खोल लेते हैं, या फिर आप ऑपरेशन खोल लो, चाहे ब्रैकेट वाले को पहले सोल्व कर लो। ब्रैकेट वाले को वैसे तो पहले ही सोल्व करना चाहिए, ठीक है। मैथमेटिक्स में होता ही कि सबसे पहले हम ब्रैकेट वाले को सोल्व करते हैं, बोर्ड मास रूल लगता है ना, इसलिए। ठीक है, तो सबसे पहले ब्रैकेट वाले को सोल्व कर लो, आपकी इच्छा है तो। लो, ये ऑपरेशन करेगा क्या, जो पहला अंक है वो दे देगा, ए दे दिया भाई इसने। ये ऑपरेशन करेगा क्या, जो पहला अंक है वो दे देगा, यानी ए दे दिया वापस इसने। अब स्टार ऑपरेशन क्या करेगा, इन दोनों को घटाएगा और मापांक लगा दे देगा, यानी कि 0 दे दिया इसने। ऐसे करना था बेटा। अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं भाई, कि इसकी वैल्यू इसके वैल्यू के बराबर नहीं आ रही। हम कहते हैं यहाँ ए ओ बी स्टार सी बराबर नहीं आ रहा है ए ओ बी स्टार ए ओ सी के, ठीक है ना। बिल्कुल सर। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारा ओ ऑपरेशन है वो स्टार पर बंटित नहीं है भैया। समझ में आई मेरी बात, ऐसे करना था, कहानी खत्म। समझ रहे हो कितना आसान प्रश्न था। और अगर मैं ये क्वेश्चन आपको अभी ना करवा करके कभी बाद में करवाता, जब मान लो कि अगर मैं इसको टॉपिक वाइज ना करवा रहा होता, क्योंकि कोर्स तो टॉपिक वाइज है, इस कोर्स में तो अपन टॉपिक वाइज पढ़ते हैं, अगर मान लो कोर्स टॉपिक वाइज नहीं होता ना तो ये क्वेश्चन आपको लेंथी लगता, क्योंकि वहां पे अपन अलग हर जगह अलग अलग चीज पढ़ रहे होते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं कि पूरा टॉपिक का जितना भी मेटेरियल वो एक ही वीडियो में कर रहे हैं, तो उससे क्या होता है आसान लगती है चीजें। समझ में आई कैसे किया अपने ने, हो गया। अब यहाँ पर लिखा कि अपने उत्तर का औचित्य भी दीजिए, है ना। औचित्य अपने दे तो दिया, यही औचित्य बेटा, यही कारण है। हमने बता दिया कि भैया ये बराबर नहीं है इसलिए ये बंटित नहीं है, यही इसका रीजन है, ठीक है ना। समझ में आई मेरी बात कि कैसे करना है कैसे नहीं करना। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से हमारा ये लेक्चर कंप्लीट होता है। कल हम अगले लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। अब मैं आपको डीपीपी दे रहा हूँ, एक बात लास्ट बात तो कहने भूल गया, आपको मैं डीपीपी दे रहा हूँ बेटा, उन डीपीपी को लगा लीजिएगा। वो जो डीपीपी है वो इंग्लिश में है, ठीक है, लेकिन वो जो इंग्लिश है वो बहुत आसान है। अगर कभी आपकी मुश्किल इंग्लिश आएगी ना तो मैं खुद ट्रांसलेट करके दे दूंगा, लेकिन जो इस डीपीपी में इंग्लिश है ना वो बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है। वहाँ पे आपको बस कोमुटेटिव का मतलब पता होना चाहिए। कोमुटेटिव का क्या मतलब होता है बताया था मैंने आपको। एसोसिएटिव का मतलब पता होना चाहिए। एसोसिएटिव का क्या मतलब होता है बताया था। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब पता होना चाहिए। कम्यूटेटिव माने क्रम विनिमय, है ना, सी से क से क, ऐसे याद रख लो चाहे तुम। एसोसिएटिव माने साहचर्य, और डिस्ट्रीब्यूटिव माने बंटन। तीन ही तो नियम कराए हैं, तो जितने भी क्वेश्चन डीपीपी में हैं वो इन तीनों से रिलेटेड हैं। तो अब खुद ब खुद करना, उनको कर लोगे, ठीक है ना, तो खुद कर लेना। और कल मिलते हैं फिर, थैंक यू।